अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, रिएक्ट जेएस को जल्दी और अच्छे तरीके के साथ सीखने का जो बेस्ट मेथड है कि आप उसके साथ वेबसाइट्स बनाओ। इस वीडियो के अंदर हम एक रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे रिएक्ट जेएस के अंदर। ये हमारे पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है जिसको हमने क्रिएट किया है प्योर रिएक्ट जेएस के अंदर। सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ, फिर हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके टॉप के ऊपर हमारे पास नेविगेशन बार आ रही है। इसके ऊपर हम होवर करें तो होवर इफेक्ट आ रहा है, और नीचे स्क्रॉल करें तो एक साइड पे इमेज, दूसरी साइड पे हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, और साथ में ये सोशल मीडिया आइकन्स आ रहे हैं। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो एक साइड पे हमारे पास माई स्किल्स वाला सेक्शन, जिसके अंदर हम अपनी माई स्किल्स और नीचे जो प्रोग्रेस बार है वो सेट कर सकते हैं। और एक साइड पे हमारे पास अबाउट अस, इसके अंदर हम कुछ अपनी डिटेल्स बता सकते हैं। जो हमारे पास माई स्किल्स वाला सेक्शन है ना, जिसके अंदर ये आपके प्रोग्रेस बार लगे हुए हैं, ये हमारा डायनामिक है। हम जितनी प्रोग्रेस इसके अंदर सेट करेंगे उस हिसाब के साथ ये इसकी जो ब्लू लाइन है वो बढ़ जाएगी। 60% पे करेंगे तो ये एक्चुअली में 60% कंटेन करेगी, 80% करेंगे तो ये 80% को ही कंटेन करेगी। और हमें हर दफ़ा इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं। हम जितनी इसको परसेंटेज सेट करेंगे ना, उस हिसाब के साथ ये अपना साइज बढ़ा लेगी। इसके अंदर हम CSS को भी अच्छे तरीके के साथ सीखेंगे। और नीचे स्क्रॉल करें तो ये हमारे पास माई प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन आ गया। इसके अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट्स है, और ये प्रोजेक्ट्स का जो डाटा है ये भी हमारे पास डायनामिक है। इसको भी हमने अलग से JSON फॉर्मेट के अंदर स्टोर करके यहाँ पे हमने इसको मैप करना है। जिस तरह से आप बड़ी से बड़ी वेबसाइट के अंदर देखते हो जो वन स्टॉक में बनी होती है, या आप रिएक्ट जेएस के अंदर, नेक्स्ट जेएस के अंदर बनाते हो, तो सेम तरह से आपका डाटा और कहीं पड़ा होता है और आपका जो एक्चुअल कोड है वो कहीं और होता है। तो सेम तरह के मैं आपको प्रोफेशनल कंसेप्ट सिखाऊंगा। और नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास कॉन्टैक्ट मी वाला सेक्शन है, और साथ में हमारे पास कॉन्टैक्ट मी की डिटेल्स है, और नीचे हमारे पास आ गया फुटर सेक्शन। अब इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें तो ये हमारे पास इसका मोबाइल वर्जन है, जिसके ऊपर हम इसे देख सकते हैं। ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। ये हमारे पास टॉगल नेविगेशन बार आ गई, और ये हमारे पास जो नेविगेशन ओपन हो रही है ना, इसके ऊपर भी एनिमेशन अप्लाई है। तो इसके अंदर आपको CSS एनिमेशन भी सीखने को मिलेंगी। और नीचे स्क्रॉल करें तो ये हमारे पास सोशल मीडिया आइकन्स, ये हमारे पास एक साइड पे फिक्स्ड हो गया। और नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास माई स्किल्स वाला सेक्शन, अबाउट अस सेक्शन, माई प्रोजेक्ट वाला सेक्शन, और इवन फुटर सेक्शन, सब चीज़ रिस्पॉन्सिव है। इसके अंदर आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी बनाना आ जाएगा, और साथ में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप रिएक्ट जेएस के कंसेप्ट सीखते हो। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है ना रिएक्ट जेएस का, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। इसके अंदर मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है आपने, और नीचे कमेंट्स करके आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आपका कोई सजेशन हो या आप किसी और कम्प्लेक्स लेआउट के ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपकमिंग वीडियोज़ इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। अब इस वेबसाइट को बनाने के लिए आपने कोई भी खाली फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल के अंदर आपने पहली कमांड लिखनी है npm क्रिएट और with@latest, ये वाली आपने कमांड लिखनी है। फिर आपने कर देना इंटर। इंटर करोगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपनी ऐप का क्या नाम रखना चाहते हो। यहाँ पे हम इसको नाम देंगे माई ऐप, और फिर कर देंगे इंटर। फिर हमारे पास आ रहा है ऑप्शन कि आप इनमें से कौन सा फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी इसके अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो, वनीला, Vue, रिएक्ट। तो हमने रिएक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने करना इंटर। फिर आपके पास आ रहा है टाइप स्क्रिप्ट, या आपके पास टाइप स्क्रिप्ट प्लस SWC। हमने आना है सिर्फ जावास्क्रिप्ट के ऊपर। जस्ट हमने जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करके फिर आपने कर देना इंटर। इंटर कर देना है तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बन जाएगा माई ऐप के नाम से, जो हमने ऊपर नाम रखा था। और इसके अंदर हमारे पास जितनी भी नेसेसरी फाइल्स होती हैं रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारी मौजूद है। अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि आप ये 3 कमांड्स बारी बारी रन करो। पहले आपने कमांड लिखनी है cd माई ऐप। हमने यहाँ पे लिखेंगे cd और माई ऐप, और फिर आपने कर देना इंटर। अब हम इस फोल्डर के अंदर नेविगेट हो गए। फिर हमारे पास सेकंड कमांड आ रही है npm इंस्टॉल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे npm इंस्टॉल। इंटर किया। अब आपके सारे पैकेजेस इसके अंदर इंस्टॉल हो गए, नोड मॉड्यूल्स और बाकी जितना भी इसका फोल्डर स्ट्रक्चर था वो सारा इसके अंदर डाउनलोड हो गया। फिर आपने क्या करना है, थर्ड कमांड लिखनी है npm run div। हम यहाँ पे लिखेंगे npm run और div। इसको आपने कर देना इंटर। अब इंटर करोगे आपके पास यहाँ पे एक URL बन जाएगा, जिसके ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट की लाइव कोडिंग देख सकते हो। तो ये हमारे पास ये एक URL बन गई। आपने इसके ऊपर होवर करना है। फिर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना फॉलो लिंक के ऊपर। अगर यहाँ पे ना करो तो आप कंट्रोल को प्रेस करके रखो, और इसके ऊपर आप क्लिक कर दो, कंट्रोल और क्लिक। हम यहाँ पे इसके कंट्रोल के ऊपर क्लिक करेंगे, और फिर हम इस URL के ऊपर क्लिक कर देंगे। के ऊपर हमने क्लिक किया।
ये वाला यूआरएल हमारे पास ब्राउज़र के अंदर ओपन हो गया। ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है काउंटर, आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपकी कॉन्टेक्स्ट जो है वो इंक्रीज़ होती है। अब इसको हमने डिलीट कर देना है क्योंकि हमने अपना प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच बनाना है। अब इस टर्मिनल के अंदर आपका कोई काम नहीं है, इसको अब यहाँ पे नीचे कर दो और आ जाओ अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर। अब फोल्डर स्ट्रक्चर पहले मैं आपको समझा दूँ कि ये हमारे पास एक index.html की फ़ाइल है, इसके अंदर हमारे पास एक फ़ाइल लगी हुई है main.js। अब main.js के अंदर आपका सारा कोड आना है, मतलब हम अलग अलग से कंपोनेंट्स बनाएंगे, उन कंपोनेंट्स को लिंक कर देंगे app.jsx के साथ और app.js हमारे पास लिंक होगा main.js के साथ। अल्टीमेटली हमें index.html के अंदर कोई कोड नहीं लिखना। हाँ, अगर आपको कोई मतलब लाइब्रेरी का लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है, वो भी हम ऑलमोस्ट सारा करते हैं npm के थ्रू। जब आप रिएक्ट का इस्तेमाल करते हो तो मैक्सिमम कोशिश किया करो कि आप CDN का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी आपके पास npm पैकेजेस के अंदर इंस्टॉल हैं, तो वो आपका सिक्योर मेथड रहता है और रिएक्ट का जो गोल है वो भी यही है। तो आपने इसके अंदर कोई कोड नहीं लिखना होता, फिर आपने आ जाना src फोल्डर के अंदर। ये आपकी main.jsx फाइल लिंक है, इसके अंदर आपका सारा कोड मौजूद है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके आपके पास import index.css, इसको हम रहने देंगे, ये आपको मैं समझाता हूँ कि इसे हमने क्यों नहीं डिलीट करना। फिर हमारे पास सारा ऐप के अंदर हमारे पास है app.jsx। ठीक हो गया। रिएक्ट डॉम और फिर रिएक्ट ये वाली, ये आपने इसका कोड एज इट इज़ रहने देना है। फिर आपने आ जाना है इस app.jsx के अंदर। अब app.jsx के अंदर आपका वो प्रोजेक्ट मौजूद है, तो आप यहाँ पे इसको सारे को डिलीट कर दो क्योंकि हमें इसके अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, हमें जस्ट ब्लैंक पेज चाहिए। और ये आप यूज स्टेट इसको भी डिलीट कर दो, लोगो और जितनी भी ऊपर चीज़ें आ रही हैं सारी आप डिलीट कर दो। जस्ट app.css आपके साथ लिंक है तो इसको भी डिलीट कर दो क्योंकि हमने इसके अंदर भी कोई CSS नहीं लिखनी। आप इसको सेव किया, अभी आपके पास app.css की फाइल मौजूद है, इसको यहाँ से हम कर देंगे डिलीट। इसको डिलीट कर दिया, आप पेज को विजिट करेंगे, हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक पेज आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो हमारे पास पेज में शो होगा, ये देखें हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अभी ये हमारे पास सेंटर में क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमारे पास फाइल लिंक है index.css। index.css के अंदर ये प्री कोड मौजूद है, इसको हमने डिलीट कर देना है क्योंकि हमने एक एक चीज़ फ्रॉम स्क्रैच लिखनी है। अब index.js के अंदर हमने index.css के अंदर हमने कौन सा कोड लिखना है। index.css के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो हमारा हर पेज के ऊपर इस्तेमाल होना है। जिस तरह से आप वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हो तो हम रूट एलिमेंट को लगा के हम इसी के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद हमने फ़ॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल करना बॉडी के ऊपर, तो वो भी हम लगाएंगे index.css के अंदर, क्योंकि हर कंपोनेंट के अंदर हम अलग अलग से नहीं लगाएंगे। वैसे तो आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर लगा दोगे ना, किसी भी कंपोनेंट की CSS की फाइल मौजूद है तो आप उसके अंदर दूसरे कंपोनेंट का भी कोड लिख सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन है। लेकिन हमने उसको अलग अलग रखना है ताकि हमारे लिए पढ़ना, उसको एडिट करना और अगर इन फ्यूचर हमें जाके उसको चेंज करना पड़ता है तो हमारे लिए आसान हो। और रिएक्ट का गोल भी यही है कि आपका कोड ऑर्गेनाइज हो, तो इसलिए जो भी आपका कोड कॉमन है हर फाइल के लिए वो आपने लिखना है index.css के अंदर। जिस तरह से हमें हर CSS की फाइल के अंदर लगाना होता है, स्टार मार्क लगा के मार्जिन पैडिंग 0 करनी है, आपने यहाँ पे 0 किया। उसके बाद पैडिंग आपने कर दी यहाँ पे 0 और फिर बॉक्स साइजिंग वो हम कर देंगे इसको बॉर्डर बॉक्स, साथ में हम लगा देंगे इसको टेक्स्ट डेकोरेशन, तो टेक्स्ट डेकोरेशन हम इसको लगा देंगे नन। और फिर लिस्ट स्टाइल भी हम कर देंगे नन। अब जितनी भी आपकी CSS की फाइल्स होंगी या जो भी आप कंपोनेंट के अंदर CSS लिखोगे, आपको किसी भी जो है ना वो फाइल उसके अंदर ये वाला कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर उसके बाद हम इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को एडजस्ट करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे HTML और इसको हम देंगे फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम देंगे 10 पिक्सल। अब मैंने इसको 10 पिक्सल क्यों दिया है, क्योंकि हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ना मैक्सिमम यूज़ करना REM का हमने क्यों इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो प्रोफेशनल अप्रोच है ना वो यही है कि आप पिक्सल का इस्तेमाल कम करो और REM का इस्तेमाल ज़्यादा करो। तो अब REM वैसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैसे REM आपका बराबर होता है 16 पिक्सल के। 16 पिक्सल इज इक्वल टू 1 REM, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉडी का फ़ॉन्ट साइज सेट किया होता है वो हमारे पास होता है 16 पिक्सल। तो अगर किसी बॉडी का साइज़ हमारे पास होगा मिसाल के तौर पे 26 पिक्सल, तब भी हम लगाएंगे 1 REM, तब हमारा 1 REM इक्वल होगा 26 पिक्सल के। अब हमने HTML पेज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको हमने फ़ॉन्ट साइज लगा दिया 10 पिक्सल। अब इसका 1 REM कितना होगा 10 पिक्सल, यहाँ पर कितना होगा 10 पिक्सल। ये हमने क्यों लगाना है, क्योंकि हमारे लिए आगे जाके इसको मतलब एडजस्ट करना आसान होगा। जिस तरह से हमारे पास अगर 16 पिक्सल का एक REM है और हमने लगाना है अब किसी प्रोजेक्ट के अंदर कि मुझे लगाना है मिसाल के तौर पे लगाना है 26 पिक्सल, तो हम किस तरह से लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे 2 और फिर 6
और REM, तो हमें नहीं पता चलेगा कि इसका 26 पिक्सल किस तरह से बनेगा। हमें इसके ऊपर डिवाइड करके और परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। उसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप यहाँ पे लगा दो इसको 10 पिक्सल। अब आपका मतलब एक REM इज़ इक्वल टू 10 पिक्सल, और अब हमने अगर लगाना है मिसाल के तौर पे 15 पिक्सल, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 1.5 REM इज़ इक्वल टू 15 पिक्सल। ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए 100 पिक्सल, तो हम यहाँ पे देंगे 10 REM इज़ इक्वल टू 100 पिक्सल। इस तरह से हमारी जो है वो काउंटिंग बन जाएगी, क्योंकि हमारा फ़ॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल इसका स्टार्टिंग है REM का, 1 REM इज़ इक्वल टू 10 पिक्सल। तो इस तरह से हम इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो एडजस्ट करेंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ सवाल हो तो हम नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने लगाना है इसको रूट एलिमेंट। अब रूट हमने इसको क्यों लगाने हैं, क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर या इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कलर्स हैं जो हमने बार बार इस्तेमाल करने हैं। अब उन कलर्स को हम अलग अलग एलिमेंट के ऊपर लगाएंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा, या अगर बाद में हमें कलर्स चेंज करने पड़ते हैं तो अब हर एलिमेंट के ऊपर हम कलर चेंज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे रूट एलिमेंट लगा के इसे बोलते हैं वेरिएबल्स। तो ये हमारी बन गई CSS की वेरिएबल्स। अब ये हमारे पास ब्लू कलर, ब्लैक कलर, पैराग्राफ के लिए कलर और वाइट कलर, ये हमने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा लिया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे पी के टैग को सिलेक्ट करना। अब आपका पी का टैग जो है इसके ऊपर ऑलमोस्ट कलर सेम ही होता है वेबसाइट के अंदर। तो आप यहाँ पे इसको कलर लगाओगे, कलर लगा के इसको हम वेरिएबल और इसका हम पी का कलर जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको डैश डैश और पी का कलर ऊपर दिया वेरिएबल के अंदर, हम इसके ऊपर लगा देंगे। अब जहाँ पे भी हम पी का टैग इस्तेमाल करेंगे हमारे पास ये वाला कलर अप्लाई होगा। तो हमें हर दफ़ा पी के टैग को कलर नहीं लगाना पड़ेगा। सेम उसी तरह से हमारे पास H1 का टैग हो गया, H2 के टैग हो गया, H3, H4 और H5, जितने भी हमारे पास हेडिंग्स होंगी उनके अंदर हम कलर इस्तेमाल करेंगे वाइट वाला। तो हम यहाँ पे इसको वेरिएबल के अंदर वाइट कर देंगे। इसका हमें ये भी फ़ायदा होगा ना कि अब अगेन फ्यूचर जाके हम अगर इसके ऊपर स्विच सिस्टम लगाते हैं तो जस्ट हम वेरिएबल्स को टारगेट करेंगे, हमें हर एलिमेंट को टारगेट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद ए का टैग और पी का टैग, इसके ऊपर आपने फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई कर देना। इसको हम फ़ॉन्ट साइज़ करेंगे 1.6 REM, इसका मतलब होता है 16 पिक्सल। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसको हमने ये वाला फ़ॉन्ट साइज़ लगा दिया। अब इसको लगाने का मकसद हमारे लिए ये है कि हमें इससे फ़ायदा होगा कि हर दफ़ा हमें ए के टैग को और पी के टैग को फ़ॉन्ट साइज़ सेट नहीं करना पड़ेगा। सेम इस तरह से हमारे पास H3 का टैग है, तो हमने बार बार H3 का टैग इस्तेमाल करना है, तो हम इसको भी यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लगा देंगे 3.2 REM। तो हमें हर दफ़ा जो H3 का टैग है इसके ऊपर ये वाला जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमने सब हेडिंग के लिए इस्तेमाल करना है। बाकी जितने भी आपके टैग्स हैं उनके ऊपर अगर आपके पास जब प्रोजेक्ट होता है ना, तब आपको पता होता है कि इसके ऊपर कौन सी कोडिंग बार बार रिपीट होनी है। तो वो जो आपकी रिपीटेड कोडिंग है ना, उसको आप वेरिएबल्स के अंदर या पहले से ही फाइल के अंदर एडजस्ट कर देते हो। उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आपका टाइम बचता है, और इन फ्यूचर जाके अगर आपको चेंजिंग करनी पड़ती है तो आपको उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके उसको कंपोनेंट्स के अंदर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट यहाँ पे आपकी मेन फाइल है जहाँ पे आपकी वेरिएबल्स लगी हुई हैं, या जहाँ पे आपने उसको सेट किया हुआ है, आप उसी को वहाँ पे चेंज कर लोगे तो आपकी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि मैं आपको क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपका यहाँ तक कोड कंप्लीट हो गया। अब हमने सबसे पहले बनानी है नेविगेशन। तो ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट है ना, ये मेरे पास है एक फिग्मा टेम्पलेट। तो यहाँ पे मैं फिग्मा को ओपन करता हूँ और साथ में हम टेम्पलेट को ओपन करते हैं, ताकि आपको मैं साथ साथ चीज़ें समझाऊँ कि किस तरह से एक्चुअल में वर्क हो रहा है, किस तरह से हमारे पास कोई भी डिज़ाइन होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं कोड के अंदर। तो ये हमारे पास एक डिज़ाइन है, इसको हम ओपन करेंगे यहाँ पे। क्योंकि जब आप आने लग जाते हो ना, तब आप कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते। तो हमेशा आपके पास कोई ना कोई सामने प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसको आप देख के अपनी वेबसाइट बनाएं। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। अब सबसे पहले इसके ऊपर हेडर पे देखो तो हमारे पास एक नेविगेशन बार है और ये हेडर वाला सेक्शन है। तो इसके लिए हम अलग से कंपोनेंट बनाएंगे। अब कंपोनेंट बनाने के लिए ये आपके पास एसेट्स का फोल्डर है, इसको आप डिलीट कर दो। इसको डिलीट करने के बाद आप इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाओ कंपोनेंट के नाम से, कंपोनेंट्स के नाम से हमने एक फ़ोल्डर बना लिया। अब इसके अंदर पहला हम कंपोनेंट बनाएंगे हेडर के लिए। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर लूँगा, उसको नाम रखूँगा हेडर। अब हेडर के अंदर मुझे 2 फाइल्स चाहिए। एक मुझे चाहिए एक हमारा जो नेविगेशन बार है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखूँगा nav.component.jsx, ये आपने लिखना है। फिर आप इसके अंदर सेकंड कंपोनेंट क्रिएट करोगे हेडर के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको हेडर या हीरो, जो भी आप नाम रखना चाहो। तो मैं इसको दे देता हूँ हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट
JSX। ठीक हो गया। अब इन दोनों के अंदर हम एक ही स्टाइल की फ़ाइल क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारा कोड थोड़ा सा होना, तो इसके लिए हम एक ही फाइल क्रिएट करेंगे। इसको मैं नाम दूंगा style.css। ठीक हो गया। अभी आपके एक हेडर वाला कंपोनेंट का फोल्डर बन गया, उसके अंदर आपकी ये फाइल्स बन गई। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो नैव कंपोनेंट है ना, इसको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे एक वेरिएबल के अंदर। जिस तरह से हम कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे नेव कंपोनेंट इज इक्वल टू यहाँ पे नेव कंपोनेंट। और जब भी आपने कोई भी कंपोनेंट लगाना होता है ना React.js के अंदर, उसका आपने फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल रखना। अगर आप इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखोगे तो ये इसको ट्रीट करेगा एज अ फंक्शन, जिस तरह से आप एरो फंक्शन का इस्तेमाल करते हो या नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन का इस्तेमाल करते हो, तो इसको ट्रीट करेगा फंक्शन। लेकिन जब आप इसको एज अ कंपोनेंट बना रहे हो तब आपने लिखना है नैव कंपोनेंट, और एन जो है वो आपने कैपिटल लिखना है। या आप कोई भी कंपोनेंट को नाम दे रहे हो ना, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो इस तरह से आपने अरेंज करना है। फिर इसके अंदर आप पैरामीटर्स को देते हो रिटर्न का, यहाँ पे रिटर्न के आपके वैल्यू रिटर्न हो, और इसके अंदर हम लिख देते हैं नैव लिखा, और यहाँ पे इसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट नैव कंपोनेंट। यहाँ पे नैव कंपोनेंट को हमने एक्सपोर्ट कर लिया। अब ये आपका जो नैव कंपोनेंट है ना, इसको हम डायरेक्टली app.js के अंदर मतलब लिंक नहीं करेंगे, हम इसको लिंक कर देंगे हेडर के अंदर। अब बाकी हमारा कोड होगा हेडर के अंदर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेडर, एक हम लगाएंगे कांस्टेंट, और इसको हम नाम देंगे हेडर और कंपोनेंट। हेडर कंपोनेंट इज इक्वल टू सेम, जिस तरह से हम फंक्शन लगाते हैं, एरो फंक्शन लगाते हैं, इसके अंदर हम पास करेंगे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम ये वाली वैल्यू पास कर देंगे, और इसके अंदर हम लिख देंगे हेडर पार्ट। ठीक हो गया। और लास्ट में हम इसको कर लेंगे एक्सपोर्ट, यहाँ पर हम लिखें एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट हेडर कंपोनेंट। ठीक हो गया। अब जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया था नैव के नाम से, हम इसको यहाँ पे इसके ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे नैव कंपोनेंट, तो हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाएगी सजेशन, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कट करके इसके अंदर लगा देंगे, जिस तरह से हम कंपोनेंट्स को लगाते हैं। अब जो भी हम कोड लिखेंगे नैव के अंदर, वो हमारा यहाँ पे हेडर कंपोनेंट के अंदर आ जाएगा। अब हेडर कंपोनेंट को हम लिंक कर देंगे app.jsx के अंदर, तो app.jsx हमारा लिंक है ऑलरेडी main.jsx के अंदर। तो हमारा कोड कहाँ पे शो होगा, हमारे पास मेन के ऊपर। तो हम ये ऐप के अंदर अपना कंपोनेंट यहाँ पे कॉल कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे हेडर कंपोनेंट, और इसको हमने यहाँ पे कॉल किया। अब इसको हम यहाँ पे नीचे डिफाइन कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेडर, और यहाँ पे जिस तरह से हम फंक्शन को लगाते हैं, तो हमने फंक्शन को लगाया। अब सेव करके पेज को चेक करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। अगर आपको दिखाऊं, नेव हेडर पार्ट। ठीक हो गया। ये इस तरह से इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको फॉन्ट साइज बिल्कुल ही स्मॉल सा लगाया हुआ है। हमने इसको लगाया हुआ है 10 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसलिए ये 10 पिक्सल ही इसको शो करवा रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि किस तरह से आपने कंपोनेंट्स बनाने। अब जितना भी आपका नैव का कोड होगा वो सारा आपने इसके अंदर लिखना है, और उसके बाद आपका जो भी होगा कोड हेडर का, तो वो आपने हेडर वाले कंपोनेंट के अंदर लिखना है। ऊपर आपका नैव कंपोनेंट लिंक रहेगा। जो हमारे पास नैव का कंपोनेंट है, इसके अंदर हमने एक लेनी है डिव, और उसको हमने क्लास लगा देनी कंटेनर, कि हमारा जो कोड है वो सारा एक कंटेनर के अंदर होगा। फिर हम एक डिव लेंगे, उसको हम क्लास लगा देंगे नैव बार, कि इसके अंदर हमारे पास नेविगेशन बार होगी। इसके अंदर हम दो डिव्स लेंगे, एक लेंगे लोगो के लिए, और दूसरी हम इसके अंदर लेंगे जो हमारे पास मेन्यूज़ है उसके लिए। तो उसके लिए हम लेंगे नैव का टैग, और इसके अंदर यूएल का टैग, यूएल के अंदर एलआई का टैग, एलआई के अंदर ए का टैग। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम मेन्यूज़ देंगे होम, इसको कॉपी पेस्ट किया, और सेकेंड हम इसको नाम दे देंगे अबाउट, और थर्ड इसको हम दे देंगे माई प्रोजेक्ट, और थर्ड आप इसको दे दोगे कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे आप दे दोगे कॉन्टैक्ट अस। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने इसको दे दिया कॉन्टैक्ट अस। अभी आपके मेन्यूज़ कंप्लीट हो गए। अब अगर आप पेज चेक करोगे तो आपके पेज के अंदर आपके मेन्यूज़ आ रहे हैं। अब ए के टैग को और पी के टैग को हमने बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे 16 पिक्सल लगाया था ना, 1.6 REM, तो इसका साइज़ ज़्यादा आ रहा है और नीचे वाले का साइज़ थोड़ा आ रहा है, क्योंकि हमने इसको वैसे लिखा हुआ है। अगर आपको मैं दिखाऊँ हेडर कंपोनेंट, तो इसके अंदर हमने मतलब इसको ना पी के टैग के अंदर लिखा है, ना हम इसको लिखा है ए के टैग के अंदर। लेकिन अगर इसको मैं पी के टैग के अंदर रैप कर दूँ, यहाँ पे पी का टैग लिखूँ, और फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लेता हूँ पी का टैग, और इसके अंदर लिखता हूँ हेडर, और अब अगर इसको हम चेक करेंगे तो हमारे पास ये 16 पिक्सल के अंदर शो होगा। और इसका कलर भी हमने इसके ऊपर चेंज किया हुआ है, तो ये कलर भी उसका चेंज आ रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक आपका कोड होगा कंप्लीट। आपको पता चल गया कि किस तरह से आपका ये कोड वर्क कर रहा है। अब अगर आपको मैं स्टाइल दिखाऊँ, तो स्टाइल के अंदर हमारी बॉडी का कलर है ब्लैक, तो हम यहाँ पे पहले इसका कलर करेंगे ब्लैक, ताकि हमारे पास जो कोड है वो सही
तरह से शो हो। तो हम यहाँ पे बॉडी के टैग को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बॉडी, और बॉडी के ऊपर हम लगाएंगे बैकग्राउंड कलर वेर, और वेर के अंदर हम यहाँ पे ब्लैक वाली जो वेरिएबल है उसको कॉल कर लेंगे यहाँ पे। और ये हम कोड लिख रहे हैं index.css के अंदर। सेव करेंगे, यहाँ पे हमारी बॉडी चेक करेंगे तो ये हमारे पास ब्लैक हो गई होगी, और बाकी हमारे पास मेन्यूज इस तरह से आ रहे हैं। अब इन जो हमारे पास नेविगेशन बार है, पहले इसको स्टाइल करेंगे, लेकिन इससे भी पहले अगर आपको दिखाऊं तो इसके अंदर हमारे पास एक इमेज आ रही है, तो उस इमेज को हमने यहाँ पे लिंक करना है, वो है हमारे पास लोगो। तो इस लोगो को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब डाउनलोड करके रखा हुआ है वहाँ से फिग्मा टेम्पलेट से। तो यहाँ पे हम इसको लिंक कर लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, इसके अंदर ये हमारे पास, बल्कि इस एक ही हमारे पास है तो इसको हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। या आप इसके अंदर एक फ़ोल्डर बना लो तब भी कोई मसला नहीं। इसके अंदर आप बना लो इमेज के नाम से, और इमेज के अंदर आप इसके अंदर पास कर दोगे पोर्टफोलियो वाली इमेज भी और लोगो भी। तो हम लोगो को यहाँ से ड्रैग करके इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया। अब नैव कंपोनेंट के ऊपर हम यहाँ पे कंपोनेंट इमेज को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको लोगो, और फिर फ्राम, और इसके अंदर हम लगा देंगे इसका एड्रेस यहाँ पे logo.png, और बल्कि हमने इसको देता फोल्डर का नाम भी, यहाँ पे हम देंगे इसको /img, और img के बाद logo.png। और ये आपका लोगो है, आप इसको यहाँ पे नीचे इसके अंदर आप इमेज टैग के अंदर इसका src दे दोगे इमेज, और src के अंदर आप इसको पास कर दोगे यहाँ पे लोगो। सेव करेंगे और आप इसको चेक करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये लोगो भी आ गया और नीचे हमारे पास मेन्यूज़ भी आ रही हैं। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि किस तरह से आपका कोड वर्क कर रहा है, ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर स्टाइलिंग करेंगे इसके मतलब नेविगेशन बार की। तो इसको हमने ना एक डिफ लगाई थी यहाँ पे कंटेनर। तो सबसे पहले कंटेनर को आपने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हाइट वेट दे देनी है, क्योंकि कंटेनर आपने मतलब थ्रू आउट फुल वेबसाइट इस्तेमाल करना। अगर आपको मैं डिज़ाइन दिखाऊँ तो आपका जो डिज़ाइन है वो एक कंटेनर के अंदर आ रहा है। ये आपको मैं दिखाऊँ ना, एक कंटेनर के अंदर आ रहा है कि आपका मतलब साइडों से स्पेस थोड़ी सी छोड़ी हुई है, बाकी कंटेंट आपका सेंटर में आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे एक देंगे जो हमारे पास फाइल है ना index.css, इसके अंदर हम यहाँ पे कंटेनर को डिफाइन करेंगे, क्योंकि कंटेनर भी हमने बार बार इस्तेमाल करना है। तो इसको हम यहाँ पे विड्थ लगा देंगे 90%, और फिर हम इसको लगा देंगे मार्जिन 0 और ऑटो। इससे क्या होगा कि जितना भी आपका कंटेंट होगा कंटेनर के अंदर वो सारा सेंटर में आ जाएगा। जितनी भी आपकी बॉडी होगी तो उसकी विड्थ 90% ये कंटेन करेगा। वैसे इसको 1080 पिक्सल लगाते हैं, लेकिन मैं इसको लगा रहा हूँ 90%। इससे क्या होगा कि आपका हार्ड डिवाइस के लिए वर्क अच्छे से करेगा। बाकी आप अपनी चॉइस से इसको लगा सकते हो, लेकिन इन फ्यूचर जाके आप बूटस्ट्रैप या आपके पास है टेलविंड CSS आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमने लगा दिया। अब ये हमने एक फ़ाइल क्रिएट की थी style.css। अब ये style.css की फ़ाइल आप चाहे नैव कंपोनेंट के अंदर लिंक कर दो या हेडर के अंदर लिंक कर दो, कोई मसला नहीं, आपका बिल्कुल सही, दोनों में सही से वर्क करेगा। तो मैं इसको नैव के अंदर लिंक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे style.css, जो हमारे CSS की फाइल्स हैं हम इस तरह से लिंक करते होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब इसके अंदर आप कोई भी कोड लिखोगे, मैं यहाँ पे से बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इसका कलर यहाँ मैं रेड करके चेक करता हूँ, तो ये हमारा रेड कलर अप्लाई होगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास फाइल अच्छे से वर्क कर रही है। लेकिन इसके अंदर हमने इसका कलर रेड नहीं करना, हमने अपनी नेविगेशन बार को स्टाइल करना है। तो ये हमने एक क्लास लगाई है नैव, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया नैव, इसको हम लगाएंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, इसको हम लगा देंगे स्पेस बिटवीन, इनके दरमियान स्पेस बन जाए। फिर हम लगा देंगे पैडिंग इसको हम लगा देंगे 1 REM और 0। फिर इसके बाद ये नैव बार, और नैव बार के अंदर फिर नैव का टैग, नैव के अंदर UL का टैग, और इसको हम लगा देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। और फ्लैक्स के बाद हम इसको लगा देंगे यहाँ पे गैप, इनके दरमियान गैप कितना हो, गैप इसको हम लगा देंगे 20 पिक्सल। और फिर इसके बाद इसके अंदर हमारे पास जो A का टैग है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नैव का टैग, नैव बार, नैव के अंदर नैव, और नैव के अंदर UL के अंदर LI, फिर उसके बाद A का टैग। उसको पहले हम कलर सेट करेंगे वेरिएबल और डैश वाइट। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स लगाई थी ना वाइट कलर, ये वाले वाइट कलर को हमने कॉल किया। फिर इसके नीचे हमने इसको हम लगा देंगे ट्रांजिशन इसको हम लगा देंगे 0.5 सेकेंड और ईज इन आउट। सेव किया और इसके ऊपर हम होवर करेंगे। जब इस मेन्यू के ऊपर हम होवर करें तो हमारी स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज हो, तो यहाँ पे होवर के ऊपर हम लगा देंगे इसको कलर ब्लू टाइप। तो यहाँ पे इसको हम जो वेरिएबल लगाई थी हमने ब्लू वाले, उसको यहाँ पे लिखेंगे ब्लू और कलर। सेव किया, अब इसको चेक करेंगे
तो इसके ऊपर होवर करते हैं तो इसका कलर ब्लू हो रहा है और बाकी आपके जो मेन्यूज़ है वो अच्छे से स्टाइल हो गए। अब थोड़ी सी आप इसको पैडिंग लगा दो ताकि आपके ऊपर नीचे से थोड़ी सी स्पेस बन जाए। तो ये आपके पास नैव का टैग है ना, इसको पैडिंग कर दो 1.5 आ रही है। सेव करेंगे, अब इसको चेक करेंगे तो अब इसकी पैडिंग थोड़ी सी बेहतर आ रही है। इसको हम थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं तो ये हमारी थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई है। तो इसका हम यहाँ पे 2.1 पे रहने देते हैं। यहाँ पे 2.1 ये हमारे पास बन जाएगा 21 पिक्सल। तो ऑलमोस्ट ये ठीक है, ऊपर से सही स्पेस बन रही है। तो अब ये आपकी नेविगेशन बार स्टाइल होगी डेस्कटॉप के लिए। जिस तरह से मैं आपको डेमो दिखाऊं तो डेमो के अंदर ये लोगो आ गया, साइड पे आपके मेन्यूज़ आ गए, सेम तरह से आपका स्टाइल बन गया। फिर इसके अंदर आपका जो हेडर का कंटेंट है वो आ गया, किसके अंदर आपने हेडर का कंटेंट लिखना है, जिसके अंदर आपके पास इमेज है और आपका टेक्स्ट है। तो उसको आपने किस तरह से लिखना है, उसके लिए आप आओगे हेडर कंपोनेंट वाला जो पेज है उसके अंदर। इसके अंदर आप यहाँ पे लगाओगे डिव और यहाँ पे डिव को आप पहली क्लास लगा दोगे कंटेनर, ताकि आपका कंटेंट सेंटर में आ जाए। और इसको आप सेकंड क्लास लगा दोगे हीरो। एक डिव के ऊपर आप मल्टीपल क्लास से जो है वो लिख सकते हो। तो इसके अंदर हमारे पास दो है, मतलब सेक्शन। एक हमारे पास इमेज के लिए और सेकंड हमारे पास है टेक्स्ट के लिए। तो मैं एक डिव लूँगा, उसको मैं क्लास लगा दूंगा इमेज, और सेकंड डिव लूँगा, उसको मैं क्लास लगा दूंगा टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अंदर हम लेंगे एक H2 का टैग, जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे जो हमारे पास फॉर्म पे मौजूद है। तो इसी को चाहे यहाँ से आप कॉपी कर लो या आप ख़ुद से लिखना चाहो तो आप भी लिख सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको लगा देंगे। फिर उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे पी का टैग, जिसके अंदर हमने सारा पैराग्राफ लिखना है। ये वाला पैराग्राफ हमारे पास आ रहा है इसके नीचे। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पे लगा देंगे। ठीक हो गया, ये पैराग्राफ हमारा इसके अंदर लग गया। पहले हमारे पास हेडिंग आ गई, हेडिंग के बाद पैराग्राफ आ गया। अब यहाँ तक आपका हो गया। अब ये आपके पास है इमेज। अब यहाँ पे हमने इमेज किस तरह से लगानी है, ये मेरे पास इमेज मौजूद है पर्सन, और इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके ओपन कर लूँगा इस फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा, ड्रैग करके ले आके आऊँगा VS कोड के अंदर और इस इमेज वाले फोल्डर के ऊपर जाकर ड्रैग कर दूँगा, तो इसी के साथ आ जाएगी। अब हेडर कंपोनेंट के अंदर मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा पहले। तो ये यहाँ पे नैव कंपोनेंट को नहीं, यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट, इसको नाम देंगे पर्सन, और फिर हम कर देंगे इसका URL यहाँ से फ्रॉम। फिर हम सेम उस तरह से डॉट और स्लैश इमेजेस, इमेज वाला फोल्डर, इमेज के अंदर हमारे पास person.jpg, तो यहाँ पे person.jpg उसको सिलेक्ट किया। अब ये पर्सन वाला जो वेरिएबल है इसको हम यहाँ इमेज का टैग लगा के इसके अंदर लिंक कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज img और img के अंदर src के अंदर हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर पास कर देंगे। सेव किया और यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास इमेज भी लग गई। ये आपके पास आ रही है इमेज, लेकिन इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है क्योंकि इसको भी हमने स्टाइल नहीं किया। तो ये आपके पास इमेज भी लग गई और साथ में आपके पास ये नीचे टेक्स्ट है वो भी आ रहा है। अब इसको आप थोड़ा सा स्टाइल करोगे। इसको स्टाइल करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे CSS कोड के अंदर, और ये आपका जो कोड है ना इसको आप एक दफ़ा हेडर टैग के अंदर कर दो। ये आप इसको एक अलग से हेडर का टैग लो, इस सारे को यहाँ पे हेडर का टैग, और हेडर के अंदर आप इसको पेस्ट कर दो। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब आ जाओ स्टाइल और CSS के अंदर। ये हमारे पास जो फाइल मौजूद है इसी फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे हम लगा देंगे कमेंट, उसको हम कर देंगे हेडर, और इसके अंदर हम लिखेंगे हेडर को हेडर, और हेडर को हम लगा देंगे हाइट इसको हम लगा देंगे 90 VH, और साथ ही इसको हम लगा देंगे विड्थ 100%। और इसके अंदर हमारे पास जो डिव है हीरो वाली, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे हीरो, ये हेडर का टैग। हेडर के अंदर हमारे पास डिव है एक हीरो की, तो हीरो को लिया और उसको हम करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स। साथ में इसको हम लगा देंगे पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन इसको रिलेटिव लगा दी। और यहाँ पे नीचे अभी आपका हेडर जो है हीरो, इसके अंदर आपके पास एक डिव है इमेज के लिए। तो यहाँ पे हम .img को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम फ्लैक्स लगा देंगे 50%, फ्लैक्स 50% यहाँ पे। और फिर हमारे पास है टेक्स्ट, तो उसको हम यहाँ पे करेंगे हेडर के अंदर हीरो के अंदर हमारे पास डिव है .text वाले, उसको सिलेक्ट किया और इसका हम करेंगे यहाँ पे फ्लैक्स 50%। सेव किया और अब इसको चेक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन ये इमेज का साइज़ हमारे पास ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे इमेज के टैग को मैं अलग से स्टाइल कर दूँगा। .img को हम कर देंगे यहाँ पे विड्थ इसको हम कर देंगे 100%, विड्थ 100%, और हाइट इसको हम कर देंगे 90 VH। सेव करेंगे। अब ये इस डिव से बाहर नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास इमेज स्टाइल होगी।
अब ये हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, तो ये टेक्स्ट को भी हम स्टाइल करेंगे। उससे पहले हम इसके दरम्यान ना थोड़ा सा गैप लगाने की जरूरत है, इसी को हम स्टाइल करके थोड़ा सा मार्जिन सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने फ्लैक्स लगाया और फिर इसको हम लगा देंगे हाइट इसको हम करेंगे 90 VH, ताकि इनकी जो हाइट है वो इक्वल रहे। फिर इसको हम लगा देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट इसका हम कर देंगे यहाँ पे सेंटर। जैसे इसका जस्टिफाई कंटेंट हम सेंटर करेंगे, ये टेक्स्ट हमारे पास इस तरह से सेंटर में चले जाएगा। लेकिन हमने इसका करना है वर्टिकली, तो हम यहाँ पे इसको फ्लैक्स डायरेक्शन भी लगा देंगे। फ्लैक्स डायरेक्शन इसको हम कर देंगे कॉलम। अब कॉलम करके सेव करेंगे तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे नीचे आ रहा है, जिस तरह से आपको प्रोजेक्ट दिखाना है। यहाँ पे हम कोई इसको मार्जिन और ये देने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह से मार्जिन लेफ्ट किया, मार्जिन टॉप किया, वो लगाने की ज़रूरत नहीं। जस्ट आपने इसको फ्लैक्स बॉक्स की मदद से सेंटर कर लेना है। फिर हमने इसके साथ इसको थोड़ी सी स्पेस देनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगा देंगे इसको पैडिंग इसको हम कर देंगे 0 टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से 2 आ रही है 20 पिक्सल का, ये हमारे पास इसके दरमियान गैप बन जाएगा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ रही है H2 की हेडिंग इसके अंदर, तो उसको हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको लिया और यहाँ पे हम करेंगे H2 को सिलेक्ट। H2 को हम देंगे फॉन्ट साइज़, इसको हम देंगे 3.2 REM, बल्कि इसको हमने ऑलरेडी H3 टैग के अंदर लगाया हुआ है। तो आप बेशक इस तरह से करो कि इसको आप H3 टैग के अंदर कर दो। ये आपका जो है ना, इसको आप कर दो H3 और इसको भी आप कर दो यहाँ पे H3। सेव करेंगे और बूम, ये आपके पास इसका लग गया। ठीक हो गया। अब ये स्टाइल और CSS, तो इसको बेशक आप हटा दो क्योंकि इसके ऊपर हम फॉन्ट साइज अब अप्लाई नहीं कर रहे। फिर हमारे पास इसके अंदर जो पी का टैग है उसको हम थोड़ी सी पैडिंग लगा देंगे। तो यहाँ पे हम हेडर के टैग को सिलेक्ट किया, हेडर के बाद डॉट हीरो वाली जो डिव है उसको किया, हीरो के अंदर डॉट टेक्स्ट के अंदर पी का टैग, और इसके ऊपर हम लगा देंगे पैडिंग उसको हम कर देंगे 1 REM और 0। सेव किया और बूम, ये आपके पास पैराग्राफ भी स्टाइल हो गया और इसके ऊपर जो हेडिंग लगी हुई है वो भी स्टाइल होगी। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि आपका कोड किस तरह से वर्क कर रहा है। फिर इसके बाद अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं ये सोशल मीडिया के आइकन्स। अब सोशल मीडिया के आइकन किस तरह से लगाने हैं, सिंपली आपने आ जाना गूगल के पे, आपने यहाँ पे लिखना फॉन्ट ऑसम रिएक्ट, इंटर करना है। इंटर करोगे तो आपके पास ये सेकंड वाला URL आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करो। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी ये वाली। तो इसके ऊपर हमारे पास ये कुछ आ रहे हैं कमांड्स। फर्स्ट कमांड को यहाँ से कॉपी करो, आ जाओ अपने फोल्डर के अंदर। तो यहाँ से आप न्यू टर्मिनल लो, न्यू टर्मिनल के अंदर आप यहाँ पे अपने फोल्डर को नेविगेट करो, CD माई ऐप, और यहाँ पे इंटर करके पहली कमांड आप पेस्ट कर दो। पहली कमांड पेस्ट की। अब ये देखो ऐड SVG, तो ये हमारे पास SVG जो है वो ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है जितने भी फ्री आइकन्स, तो ये आपके पास तीनों कमांड्स आप कॉपी कर लो। अगर आपको सॉलिड चाहिए, रेगुलर चाहिए या ब्रांड के चाहिए, आप स्पेसिफिकली उनको अलग अलग से भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं तीनों को करूँगा ताकि आपको कोई भी आइकन इस्तेमाल करने आप कर लो। ये आपको मैं बेस्ट वे बता रहा हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए, मतलब इन फ्यूचर जाके आपको कोई और आइकन लगाना पड़ जाता है तो आपको अलग से NPM पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल ना करना पड़े। तो एक दफ़ा आप इसको कॉपी करो अपने कोड के अंदर, पहले वाली आपकी इंस्टॉल होगी। फिर आपने जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि आप 5 लाइन का आपका टेक्स्ट है वो आप इसके अंदर पेस्ट करना चाहते हो। हाँ जी, करना चाहता हूँ, पेस्ट कर दो। ये तीनों कमांड आपकी बारी बारी रन हो जाएंगी, आपको कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, खुद ही ये सारी कमांड आ जाएंगी। फिर आपके पास यहाँ पे लास्ट पे कमांड आ रही है ये वाली, तो इसको आप कॉपी कर लो। इससे क्या होगा कि जितने भी आपके लेटेस्ट फॉन्ट है ना वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। इसके अंदर वैसे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको समझाने वाली हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करूँगा, मेरा ज़्यादा फोकस है प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये मैंने इसके ऊपर अब बस आपको मैंने समझा दिया कि किस तरह से आपने आइकन्स को लगाना है। फिर आपकी ये तीनों कमांड्स जब कंप्लीट होगी, फिर आप हमारी जो लास्ट वाली कमांड है उसको हम रन करेंगे। ये हमारी सारी कंप्लीट होगी ऑलमोस्ट, नहीं अब सेकंड कमांड हमारी चल रही है। ये हमारी सारी कमांड्स कंप्लीट होगी। अब हमारे पास अब ये सारी कमांड हमारी कंप्लीट होगी। अब हमारे पास लास्ट कमांड रहती है, उसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और फिर आपने थोड़ा सा वेट करना है, ये भी आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक हो गया। इसको आप यहाँ पे नीचे कर दो। फिर आ जाओ हेडर कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि हमने आइकन लगाने हैं हेडर कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट, और फिर हम यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट्स करके इसको बाहर आ जाना। फिर आप यहाँ पे लिखो फ्रॉम, फिर यहाँ पे डबल कोलन लगाओ फॉन्ट ऑसम, और फिर आपके पास यहाँ पे जो फॉन्ट ऑसम उसको आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे आप करो @फॉन्ट ऑसम, और ये आपके पास आएगा फ्री वाला। तो यहाँ पे हम फॉन्ट ऑसम रेगुलर, तो इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये हमारे पास आई थिंक कमांड तो कंप्लीट होगी।
तो हमारे पास आना चाहिए वो भी। तो यहाँ पे मैं को करता हूँ, अब यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा रिएक्ट फ्री फ़ॉन्ट जो है ना वो आना है ऑप्शन। तो ये हमारे पास आ रहा है रिएक्ट फ़ॉन्ट्स, इसको अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ठीक हो गया, फ़ॉन्ट @font awesome फिर रिएक्ट फ़ॉन्ट। अब इसके अंदर आपने एक इस जो है ना फंक्शन वो कॉल करना है, फ़ॉन्ट awesome आइकन। हमने इसको कॉल कर लिया। अब इसके नीचे एक और आपने इंपोर्ट करना है कि आपको रेगुलर चाहिए, आपको सॉलिड चाहिए, कौन से आपको आइकन चाहिए। तो आप सिंपल इसके लिए भी करली ब्रैकेट लगा के इसको बाहर आ जाओ। फिर आप यहाँ पे लिखो इंपोर्ट फ्राम, और फ्राम के बाद आप इसको दे दो डबल कोलन। इसके अंदर आप लिखो फ़ॉन्ट awesome, और यहाँ पे जिस तरह से आप लगाते हो फ़ॉन्ट awesome, अब @ लगाओ पहले, @font awesome, और फ़ॉन्ट awesome के बाद आपको चाहिए ब्रांड के। तो आप यहाँ पे लिखो फ्री, और इसको आप बेशक पहले डबल कोलन ये सेमीकोलन लगा लो ताकि आपके पास ये आ जाए फ़ॉन्ट। और ये वैसे आना चाहिए, क्यों सजेशन आनी चाहिए, बल्कि हमने 2 दफ़ा इसको फ्रॉम लगा दिया, ये इस वजह से इशू कर रहा है। ये हम करेंगे फ्रॉम, और ये हमें चाहिए ब्रांड के। तो हम यहाँ पे ब्रांड को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रांड SVG सेव किया। अब इसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हो फेसबुक को, ट्विटर को या गूगल को। आप जस्ट यहाँ पे लिखो FA, आपके पास ये नीचे सारी सजेशंस आ रही हैं। तो हमें चाहिए फेसबुक के लिए, तो हम यहाँ पे लिखें FA फेसबुक। सेकेंड में चाहिए ट्विटर के लिए, तो हम यहाँ पे लिखें FA ट्विटर, और ये ट्विटर आ गया। और थर्ड में चाहिए FA इंस्टाग्राम के लिए, तो ये हमने इंस्टाग्राम को किया। फिर हमें चाहिए लिंक्डइन के लिए, तो यहाँ पे हम करेंगे FA और लिंक्डइन। तो ये मेरे पास नीचे सजेशन आ गई। फिर हमें चाहिए पिंटरेस्ट के लिए, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे FA और पिंटरेस्ट लिखोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ये सारे आपके आइकन आ गए। अब इन आइकन को आपने लगाना किस तरह से है, अब जहाँ पे आपकी ये ना कंटेनर एंड हो रहा है, तो आप इस कंटेनर से बाहर आ जाओ, ये कंटेनर के अंदर रहो, कोई मसला नहीं उस चीज़ का। मतलब आपने आइकन लगाने, अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो आपकी साइड पे आ रहे हैं ना, तो आप बेशक इस हेडर के अंदर रहते हुए यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप यहाँ पे एक डिव लो, और इसको आप क्लास लगा दो सोशल आइकन। यहाँ पे सोशल और अंडरस्कोर आइकन्स। अब इस सोशल आइकन्स के अंदर आप लगाओ एक UL का टैग, UL के अंदर LI का टैग, LI के अंदर A का टैग, A के टैग के अंदर आप यहाँ पे लगाओ। और यहाँ पे ऊपर जो आपका आइकन है उसको इंपोर्ट कर लो, यहाँ पे फ़ॉन्ट awesome, ये भी इसको इंपोर्ट किया। और इसके अंदर आप इसको दोगे आइकन, यहाँ पे इसको किया, और आइकन इसको आप एट्रीब्यूट दोगे आइकन का। और आइकन के अंदर जो भी आपने ऊपर क्लास लगाई हैं आप उनको यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे लगाऊंगा पहला आइकन फेसबुक का, फेसबुक को किया आप सेव करेंगे। और अगर आपको पेज चेक कराऊँ तो ये हमारे पास फेसबुक का आइकन नीचे लग गया। ये अगर आपको कॉर्नर पे दिखाऊँ तो ये हमारे पास आ रहा है, लेकिन चूँकि इसका कलर और है तो इस वजह से आपको शो नहीं हो रहा। अगर आपको जूम करके दिखाऊँ तो ये आपको बॉटम पे देखो जहाँ पे माउस है तो आपको फेसबुक का आइकन नज़र आ रहा है। सेम इस तरह से बाकी जितने भी आपके आइकन थे वो सारे आप बारी बारी यहाँ पे लगा दो। जस्ट आप इसको कॉपी पेस्ट कर लो जितने आपके आइकन है उतनी दफ़ा। और यहाँ पे आप FA ट्विटर, FA और ट्विटर, तो आपका ट्विटर वाला लग गया। फिर आपको चाहिए इंस्टाग्राम के लिए, तो यहाँ पे FA इंस्टाग्राम वाला लग गया। फिर आपको लिंक्डइन के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे FA और लिंक्डइन, तो लिंक्डइन लग गया। फिर आपको चाहिए ये पिंटरेस्ट के लिए, तो सेम उस तरह से आप पिंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लो। तो अब आप चेक करोगे तो ये आपके सारे आइकन यहाँ पे लग गए। अब इन आइकन को आपने स्टाइल करना है, तो अब इन आइकन को स्टाइल करना भी बहुत आसान है। सिंपली हमने आना है अपने हमारे CSS की फाइल, उसके अंदर हम आएंगे यहाँ पे, और इसकी जो क्लास है इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो ताकि इसके ऊपर हमने बाई क्लास इसको स्टाइल करना है। तो ये स्टाइल और CSS के अंदर है। यहाँ पे आप कमेंट लगा दो, कमेंट के अंदर लिख दो सोशल आइकन, सोशल आइकन लिखा। अब सोशल आइकन को आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप लगाओगे हेडर का टैग, हेडर टैग के अंदर आपके जो सोशल आइकन वाले डिव है उसको सिलेक्ट किया। इसको पहले लगा दोगे पोजीशन एब्सोल्यूट, और फिर आपने लगा देना टॉप से 50%। यहाँ पे हम लगा देंगे टॉप इसका 50% ताकि टॉप से हमारे पास 50% पे रहे। और राइट इसका हम लगा देंगे 2 REM ताकि राइट साइड से भी हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बन जाए 2 REM। और साथ हम इसको लगा देंगे ट्रांसलेट इसको हम लगा देंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट Y, वो हम इसको लगा देंगे -50%। सेव किया। और अब अगर इसको हम देखेंगे तो ये आइकन हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब ये हमारे पास लगे हुए हैं UL टैग के अंदर, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हेडर के अंदर डॉट सोशल आइकन के अंदर UL का टैग, और UL के टैग को हम करेंगे यहाँ पे मार्जिन इसको हम कर देंगे 1 REM और 0, यहाँ पे 0 को सिलेक्ट किया।
और अब अगर हम देखेंगे तो अब इसका थोड़ा सा ना हम डिस्प्ले चेंज कर देंगे ताकि आइकन हमारे पास जो है जिस तरह से हमें अभी शो हो रहा है ना इस तरह से शो ना हो। तो आप इसके ऊपर इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो और आप इसका जो मतलब उसको आप फ्लैक्स बॉक्स लगा के भी चेंज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको लगा देंगे फ्लैक्स बॉक्स। तो सिंपली हम यहाँ पे यूएल और इसको हम करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स और फ्लैक्स डायरेक्शन वो हम इसकी कर देंगे यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। सेव किया और इसको हम रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे रॉ सेव किया और अच्छा अभी हमारे पास आ रहे हैं कि इस तरह से मतलब शो हो रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा जो ना इसका एरर हमारे पास ये है कि हमने इसको लगाया था यूएल टैग के अंदर। तो आप अगर तो ए टैग को ही स्टाइल करना चाहते हो तो आप इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। अगर आप ए टैग की मदद से इसको मतलब स्टाइल नहीं करना चाहते तो आप इसको एल आई टैग के अंदर लगा दो अलग अलग से सब। तो आप यहाँ से एल आई के टैग को यहाँ से काट करो और इसके फर्स्ट के अंदर आप इसको पेस्ट कर दो क्योंकि हमारा ये सारा जो कोड है वो एल आई टैग के अंदर है। तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे ये किया। अब देखोगे तो आपके आइकन यहाँ पे जिस तरह से हमारे पास शो होने चाहिए उस तरह से होंगे। और यहाँ पे आएंगे अपने स्टाइल और सीरीज के अंदर। तो इसको भी आप यहाँ पे मिक्स ख़त्म करो और अब ये आपके आइकन उसी तरह से आ रहे हैं जिस तरह से हमें चाहिए। अब ये एक ही टैग के अंदर है तो हम इसको स्टाइल कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे हेडर का टैग। हेडर के अंदर बाकी सारे को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ये वाले कॉपी किया और नीचे इसके अंदर हम सेलेक्ट कर लेंगे एल आई के टैग को। सेव करेंगे। आप देखेंगे तो इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस बन गई। और अब इसको कॉपी किया और इसके अंदर हमारे पास एक टैग है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर एक टैग और उसको हम करेंगे कलर। कलर इसका हम करेंगे वाइट। तो इसको हम वेरिएबल लगा देंगे वाइट कलर वाली वेरिएबल लगा दी। और साथ में इसको हम लगा देंगे ट्रांजिशन इसको हम लगा देंगे 0.2 सेकेंड ईज इन आउट। और इसकी होवर के ऊपर हम ब्लू कलर लगा देंगे। कॉपी किया और यहाँ पे होवर को किया और यहाँ पे होवर के ऊपर हम लगा देंगे इसका कलर इसका हम कर देंगे वेरिएबल और ब्लू कलर। सेव किया और अब इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। इसके ऊपर ये ब्लू कलर भी अप्लाई हो गया। ठीक हो गया। अब आपका ये हेडर सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया डेस्कटॉप के लिए। अब हम इसको रिस्पॉन्सिव भी करते हैं। रिस्पॉन्सिव करने के लिए आप CSS फाइल के अंदर मीडिया क्वेरी लगाओगे। हम यहाँ पे लगाएंगे @ और मीडिया स्क्रीन। इसके बाद आपने यहाँ पे लगाना होता है एंड और यहाँ पे आप देते हो स्क्रीन की विड्थ। तो हम इसको देंगे मोबाइल के लिए तो इसको हम देंगे मैक्स डैश विड्थ और फिर हम ये कॉलम लगा के लिख देंगे 768 पिक्सल 768 पिक्सल। ये होती है आलमोस्ट आपके हर मोबाइल के लिए जितने भी आपके आईफोन है या एंड्रॉयड है जो मोस्टली यूज़ होते हैं ना। अगर आप इतनी विड्थ सेट करके उसको स्टाइल कर देते हो तो आलमोस्ट आपके हर मोबाइल के लिए ये परफेक्टली डिज़ाइन हो जाता है। बाकी अगर जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे होगे किसी क्लाइंट के लिए तब आप एक स्पेसिफिक जो व्यू पॉइंट है उससे स्टार्ट करते हो और आप इसे डेस्कटॉप तक लेके जाते हो। और यहाँ पे हम कमेंट भी लगा देंगे रिस्पॉन्सिव कोड। ठीक हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास नैव बार है तो हम यहाँ पे नैव को करेंगे डिस्प्ले। उसका हमने पहले लगाया हुआ था फ्लैक्स। अब इसकी हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे फ्लैक्स डायरेक्शन। इसको हम कर देंगे कॉलम और साथ हम इसका प्रीव्यू भी चेक कर लेंगे। तो प्रीव्यू के लिए हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन करते हैं और साथ हमारे पास ये टेक्स्ट सेक्शन है उसके अंदर हम ओपन कर लेंगे। तो जब हमने इसके साथ साथ प्रीव्यू भी देखना है तो ये आपके पास मोबाइल व्यू आ रहा है। तो अब हमने जैसे इसका ना जो नैव बार है उसका डिस्प्ले किया फ्लैक्स टेक्सचर उसकी कॉलम की। ये कॉलम की सूरत में आ गई आपके मेन्यूज। अब इन मेन्यूज तो मज़ीद हम स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसके अंदर जो यूएल का टैग है उसको सिलेक्ट करेंगे नैव बार और नैव बार के अंदर यूएल का टैग। उसके ऊपर हम फ्लैक्स डायरेक्शन लगा देंगे कॉलम। जैसे हम उसकी फ्लैक्स डायरेक्शन लगाएंगे कॉलम तो हमारे मेन्यूज भी हमारे पास कॉलम की सूरत में आ जाएंगे। फिर इसको हम थोड़ा सा जो मार्जिन है वो सेट कर लेते हैं। तो मार्जिन के लिए हम यहाँ पे इसको दे देंगे यहाँ पे मार्जिन और मार्जिन इसको हम करेंगे 1 और ये हम टॉप और बॉटम से लेफ़्ट राइट से 0। अब चेक करेंगे तो ये हमारे पास मेन्यूज़ हैं वो स्टाइल हो गए और लोगो हमारे पास आ रहा है। अब ये जो मेन्यूज़ होते हैं हमारे पास मोबाइल पे व्यू नहीं होते तो हम यहाँ पे नैव बार और नैव बार के अंदर यहाँ पे नैव के टैब को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे डिस्प्ले नाम। अब जैसे इसका हम डिस्प्ले नाम करेंगे मेन्यूज़ हमारे पास गायब हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे एक बटन लगाएंगे जिसके ऊपर हम क्लिक करके ओपन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास
हीरो वाला सेक्शन है उसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो हीरो वालों के लिए हम यहाँ पे हीरो वाली क्लास को सिलेक्ट करेंगे, हेडर, और यहाँ पे हेडर का टैग, हेडर के अंदर हमारे पास क्लास लगी हुई है हीरो, यहाँ पे हमने हीरो को सिलेक्ट किया। फिर लेक्स डायरेक्शन उसकी हम कर देंगे कॉलम, ताकि हमारे पास सारा कंटेंट कॉलम की सूरत में आ जाए, और साथ में हम कर देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। जैसे हम टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे तो हमारे पास इस तरह से कंटेंट आ गया। अब ये इमेज है, इसका साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको यहाँ तक कॉपी किया, और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे इसके अंदर IMG वाली डिव, और IMG के अंदर IMG का टैग, मतलब इमेज का टैग, इसकी हम हाइट कर देंगे 60 VH। फिर इसके बाद हमारे पास इसके अंदर टेक्स्ट वाली जो डिव है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हेडर। हेडर के अंदर हमारे पास है आगे हीरो वाला सेक्शन, तो यहाँ पे हम हीरो को सिलेक्ट करेंगे। हीरो के अंदर हमारे पास एक डिव है टेक्स्ट वाली, उसको सिलेक्ट किया, और सबसे पहले इसको हम करेंगे अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम कर दिया सेंटर। फिर हम इसको पैडिंग लगा देंगे 3 REM, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 0। फिर इसके बाद हमारे पास इसके अंदर पी का टैग है, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे हेडर के अंदर, और क्या ये डायरेक्टली हीरो को कर लेते हैं, और इसके अंदर टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर पी का टैग, इसको हम कर देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। टेक्स्ट लाइन सेंटर किया, अब सेव करेंगे तो हमारे पास इस तरह से इमेज डिस्प्ले होगी, और हमारा जो टेक्स्ट है वो भी बड़ा अच्छे से आ रहा है। अब ये हमारे पास साइड मेन्यूज़ हैं, तो इनको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हेडर का टैग, और हेडर के टैग के अंदर हमारे पास है सोशल आइकन वाली डिव, उसको सिलेक्ट किया, और इसके अंदर हम इसको लगाएंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हम वेरिएबल लगाएंगे ब्लू वाली, और साथ में हम इसको लगा देंगे पैडिंग इसको हम लगाएंगे टॉप बॉटम से 2 REM, मतलब 20 पिक्सल। फिर इसको हम लगाएंगे पोजीशन हम इसको लगा देंगे फिक्स्ड, ताकि हमारी जो नैब बार है वो फिक्स्ड रहे, और राइट हम इसको कर देंगे यहाँ पे 0। सेव किया तो हमारे पास इस तरह से हमारे मेन्यूज़ भी स्टाइल हो गए। फिर इसके अंदर LI के टैग है, हम लोग को थोड़ा सा पैडिंग लगा देते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे डॉट सोशल हेडर का टैग, और हेडर के अंदर सोशल आइकन वाली डिव, और इसके अंदर UL का टैग, और UL के अंदर LI का टैग, उसको हमने सेलेक्ट किया, और उसको हम यहाँ पे लगा देंगे मार्जिन इसको हम लगाएंगे 2 REM टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 0। अब सेव करके चेक करेंगे तो हमारे पास मेन्यूज़ भी अच्छे से स्टाइल हो गए, ठीक हो गया। अब आपके ऑलमोस्ट जो मोबाइल व्यू वाली स्टाइलिंग है वो भी अच्छे से लग गई, और साथ में आपके पास ये जो बाकी कंटेंट है वो भी रिस्पॉन्सिव हो गया। अब हमने यहाँ पे बटन लगाना है जिसके ऊपर हम क्लिक करें, और अपनी जो नेविगेशन बार है उसको हम ओपन कर सकें। तो सिंपली उसके लिए आप आ जाओ अपने कोड के अंदर, और आपके पास जो है नैव कंपोनेंट के अंदर आप यहाँ पे एक और डिव लो, ये कंटेनर के अंदर चाहे ले लो, या चाहे आप इस नैव वाली जो डिव है इसके अंदर ले लो। तो मैं यहाँ पे इसको नैव के अंदर ऊपर रख लेता हूँ, और यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं एक बटन टॉगल BTN, यहाँ पे टॉगल BTN, और टॉगल BTN के अंदर हमने आइकन लगाना है। तो आइकन लगाने के लिए सिंपली जिस तरह से हमने हेडर के अंदर लगाया ना, ये वाले आइकन ये हमने लगाया है, तो सिंपली हम इस इंपोर्ट को कॉपी कर लेंगे। यहाँ से इस ऊपर वाले को हम कॉपी किया, कॉपी करके आए हम आएंगे स्टाइल नहीं नैव कंपोनेंट के अंदर, और ऊपर हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। फिर हमें चाहिए ऐसे बार वाला, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट लिखेंगे, और ऐसे बार यहाँ पे हमारे पास नीचे आएगी एक सजेशन, ये नीचे हमारे पास नहीं आ रही, तो वहाँ पहले इसकी रिस्पॉन्स फैमिली वो लिंक कर लेते फ्राम, और फ्राम के अंदर हम लिखेंगे @ फाउंडसम के अंदर हम सेलेक्ट कर लेंगे ये ब्रांड, और सॉलिड थे आई थिंक हमारा जो F बार है वो सॉलिड के अंदर है, F बार यार सॉलिड ठीक हो जाए। अभी जो हमारे पास फाउंड ऑसम है, इसका यहाँ पे इस फंक्शन को यहाँ पर हम लिखेंगे फाउंड और ऑसम, और इसके अंदर आइकन एट्रीब्यूट लगाया, आइकन के अंदर हम इस क्लास को पास कर देंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम क्लास को पास कर देंगे। अब अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास एक आइकन लग जाएगा। हम इसको स्टाइल करने के लिए इसके हम क्लास को कॉपी करेंगे, कॉपी किया और CSS फाइल के अंदर आएंगे, और जहाँ पे आपका कोड पहले लिखा हुआ ना, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लो, हम लिखेंगे डॉट टॉगल BTN, पोजीशन इसका हम लगा देंगे एब्सोल्यूट, और हाइट इसका हम कर देंगे 50 पिक्सल, विड्थ भी 50 पिक्सल, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर बॉक्स बन जाए। फिर हम इसको लगा देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, और बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे गुजार देंगे यहाँ पे वेरिएबल, और वेरिएबल के अंदर हम गुजार देंगे वाइट कलर, यहाँ इसको बैकग्राउंड लगा दिया, और कलर आप इसको लगा देंगे ये ब्लू वाला, तो यहाँ पे हम उसको लगा देंगे ब्लू,
और साथ हम लगा देंगे लाइन हाइट हम कर देंगे 50 पिक्सल। ऑफ से इसको हम लगा देंगे 1 REM, ताकि हमारे पास 10 पिक्सल टॉप से नहीं तो दस 1 REM। या लगा देंगे ट्रांजिशन तो हम लगा देंगे 0.4 सेकेंड और इज एन आउट। फिर इसके बाद हम होवर लगाएंगे कि जब इस बटन के ऊपर हम होवर करें देन हमारी स्टाइलिंग फुल से चेंज हो। यहाँ पे हम होवर करेंगे और बैकग्राउंड कलर कम कर देंगे यहाँ पे ब्लू वाला, और कलर इस कम कर देंगे वाइट वाला। यहाँ पे हम वाइट को सिलेक्ट किया, सेव किया। अब इसके ऊपर हम होवर करते हैं इस बटन के ऊपर, ये तो इसके ऊपर ओवर स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही, तो लेकिन चेक तो ये हमारे पास पहले स्टेट नहीं। अब हम फिर इसके ऊपर ओवर ये स्टाइलिंग हमारे पास चलाई होगी। फिर हम स्टॉप फाउंड साइड को चीज़ करनी क्या करते हैं फाउंड साइड और तो इसका हम कर देते हैं 2 आ रही है बस पॉलिटिकल सब सलमानी रहे और आई हमारे पास फीड पे अब ये हमारे पास मेन्यू बार मिल गया। अब इसके ऊपर ठीक करके अपने मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें ये चाहिए मोबाइल पे चाहिए और डेस्कटॉप पे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इस्तेमाल कर दूँगा डिस्प्ले नन, ताकि ये मैं मोबाइल जो डेस्कटॉप उसके ऊपर नज़र ना आए और मोबाइल के ऊपर हम इस पर डिस्प्ले कर देंगे ब्लॉग। यहाँ पे नैब के ऊपर चाहिए इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम इसका कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉग और यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे। अब इसको चेक करेंगे तो मोबाइल पे हमारे पास शो होंगे, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है पीसी की स्क्रीन वहाँ पे हमारे पास ये टॉगल BTN शो नहीं होगा। अब इस टॉगल BTN के ऊपर हमने क्लिक करके अपनी जो नेविगेशन बार है उसको ऊपर और क्लोज करना है। तो उसके लिए मैं CSS फाइल के अंदर एक क्लास लगाऊंगा एक्टिव की, तो यहाँ पे हम इसको लगा देंगे एक्टिव, क्योंकि हमने एक एक्टिव क्लास जो है वो ऐड करनी है। हम करेंगे एक्टिव और डॉट एक्टिव के अंदर हम इसको लगा देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको यहाँ पे लगाया हुआ है नैव के टैग को डिस्प्ले नन, लेकिन जैसे हम इसके अंदर एक्टिव क्लास ऐड करेंगे साथ ही इसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। और इसको हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर इस बटन के क्लिक के ऊपर लगाना है। इस डिव के ऊपर हम लगाएंगे यहाँ पे ऑन क्लिक, कि जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो इसके ऊपर एक फंक्शन चल जाए, उसका हम बोलेंगे टॉगल और नैव बार टॉगल नैव बार। ये फंक्शन हमने लगा दिया। अब इस फंक्शन में हमने ऊपर डिफाइन करना है, तो यहाँ पे आपका रिटर्न खत्म हो रहा है उसके ऊपर आप आओ और यहाँ पे आप एक कॉस्ट टैग लगाओ। कॉस्ट टैग आप लगाओ, इसको आप लगा दो 2 पैरामीटर आप लगाते हो, यूज डेट आप इसको इस जमर इस्तेमाल करो इज़ ओपन और सेट इज़ ओपन। अगर आपकी नेविगेशन बार ओपन होती है ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो, अदरवाइज ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। सो हम यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे और बाई डिफ़ॉल्ट इसको हम पास डाल देंगे फास्ट। बाई डिफ़ॉल्ट इससे हमें वैल्यूज फास्ट तो ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने भी फंक्शन लगाया था उससे हम लगाएंगे फंक्शन और टॉगल नैव बार और इस टाइम कर देंगे जिस तरह से हमारा फंक्शन डिफाइन करते हैं। सेट इस टाइम लगा देंगे सेट इज ओपन। अगर आप फर्स्ट नेविगेशन बार ओपन होती है तो आप उसको नॉट ओपन लगा दो, तब इसका खास से वो ख़त्म कर दो। यहाँ पे ऊपर ये हमने लगाया हुआ ऊपर इज ओपन, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे नॉट इज ओपन। जब इसके ऊपर ये वाली वैल्यू हो तो ये नॉट कर दो। अब यहाँ पे आ जाओ ये नैव बार के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर हम इसको हमने डिस्प्ले नन लगाया हुआ है, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे क्लास और क्लास के अंदर हम लगा देंगे इसको जहाँ पे इसके अंदर हम लगाएंगे बैकटिक्स, बल्कि बैकटिक्स से पहले हम लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट्स, क्योंकि इसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट कोड भी लिखना है। तो बैकटिक्स के अंदर यहाँ पे डॉलर साइन और फिर कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे इज़ ओपन। अगर आपका वो ओपन होता है देन आप क्या करो इसके अंदर आप एक्टिव क्लास को ऐड कर दो, अदरवाइज आप क्या करो इन बुटीक्स को रहने दो। हम सेव करेंगे, आप इसके ऊपर हम अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेविगेशन बार ओपन होनी चाहिए। तो नेट में चेक के ये क्यों नहीं हो रही, इस पर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं स्ट्रक और एरर इस पर चेक करते हैं। यहाँ पे हम अब इसको हम क्लिक करते हैं तो होना चाहिए इसके ऊपर क्लास को ऐड होना चाहिए। फिर थोड़ा सा जो यहाँ पे एलिमेंट्स और यहाँ पे हम नैव को चेक कर, तो यहाँ पे हम नैव को सेलेक्ट किया मेन्यू और ये हमारे पास वर्क सही से कर रही है, लेकिन हमने इसके ऊपर ये एक प्रॉपर्टी लगा देनी है डिस्प्ले ब्लॉक और साथ ही इसको हम लगा देंगे इम्पोर्टेंट।
इंपॉर्टेंस से क्या होगा कि आपकी ये वाली क्लास लाजमी इम्प्लीमेंट होगी। अगर इसके ऊपर कोई और हमने क्लास लगाई हुई है, जब कोई और स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है, उसको ये साइड पे करके इसके ऊपर हम इंपॉर्टेंट लगा देंगे तो वो वाला इसके ऊपर अप्लाई करेगा। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारी नेविगेशन बार ओपन हो रही है, फिर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास क्लोज हो रही है। इस तरह से हमने रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार इसके अंदर लगा दी। अब हमने इसके अंदर फॉन्ट लगाने हैं। अब सबसे पहले हम इसकी फॉन्ट फैमिली को फाइंड करेंगे कि ऊपर कौन सा फॉन्ट लगा हुआ है, तो इसके लिए हम फिग्मा टेम्पलेट ओपन करेंगे और जो हमारे पास हेडिंग्स आ रही हैं किसी हेडिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे, साथ में हमारे पास इधर स्टाइल आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट फैमिली आ रही है ये वरिंडा वाली, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे गूगल पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे गूगल फॉन्ट, गूगल और फॉन्ट्स, यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स लिखा और फर्स्ट लिंक को हमने ओपन कर लेना है। फिर आपने यहाँ पे सर्च बॉक्स में इसको पेस्ट कर देना है मरिंडा और यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर कुछ फॉन्ट्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे इससे रेगुलर को कर लो और फिर आप जो आपके पास पहले लगे हुए उसको आप रिमूव कर दो, क्योंकि मैंने पहले भी इसके अंदर कुछ लगाए हुए हैं तो उसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। तो इसके अंदर मुझे चाहिए ये रेगुलर चाहिए और एक हम इसके अंदर सेमी बोल्ड और एक हम इसके अंदर जो बोल्ड है एक्स्ट्रा बोल्ड उसको हम ले लेंगे। फिर हम इसके अंदर फॉन्ट जो है ना आपके पास पैराग्राफ, उसके लिए हम फैमिली लगाएंगे रोबोटो। हम इसके अंदर रोबोटो भी सर्च कर लेंगे, तो रोबोटो को हमने यहाँ पे क्लिक किया। इसके अंदर भी कुछ फैमिलीज हम सिलेक्ट कर लेंगे, जिस तरह से हमारे पास जो लाइट आ रही है उसको कर लिया और रेगुलर को, और एक हम इसके अंदर ये जो 500 वाली इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे मीडियम वाली को। अब यहाँ पे आप इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करो और जो आपके पास ये URL बन रहा है ना इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी वाले बटन पे क्लिक किया और जो आपकी index.css की फाइल है इसके अंदर आप टॉप पे इसको पेस्ट कर दो। टॉप पे पेस्ट कर दिया। अब ये स्टाइल वालों का हटा दो जो आपके स्टाइल के ना टैग्स आ रहे हैं। उसके बाद आपने लगाना है इसको किस तरह से, तो ये आपके पास सारा कोड इसका कॉपी करो और जो आपका बॉडी का टैग है ना इसके ऊपर आप इसको एक दफ़ा पेस्ट कर दो। अब ये रोबोटो हमने लगाना है पी के टैग और ए के टैग के ऊपर, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और बल्कि इसको ऐसे बॉडी पर रहने देंगे। और ये हमने लगाना है जो हेडिंग्स हैं ये हमने लगानी है जितने भी H1 के H2 पे या H3 के टैग्स हैं, तो इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। अब हम चेक करेंगे तो जितनी हमारी हेडिंग्स होंगी उसके ऊपर ये वाली फॉन्ट फैमिली अप्लाई होगी और बाकी जितना भी टेक्स्ट है उसके ऊपर हमने फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर दी जो रोबोटो है उसको। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर बड़े अच्छे से फॉन्ट फैमिली भी अप्लाई कर दी। अब यहाँ तक आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आपके पास आता है ये माई स्किल्स वाला सेक्शन। अब हम इसको क्रिएट करते हैं। अब ये जो हमारे पास माई स्किल्स वाला सेक्शन आ रहा है अब हम इसको क्रिएट करेंगे, तो इसको आप देखो तो ये हमारे पास माई स्किल आ रहा है। इसके अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट और बाकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आपको नॉलेज है उसको आपने ऐड करना है। उसके लिए आप दो तरह से इसको लगा सकते हो। एक तो आप एक दफ़ा डिव लगाओ और लगाने के बाद आप उसी को कॉपी पेस्ट करके इसके अंदर टेक्स्ट चेंज करो, इसकी परसेंटेज चेक जो है वो चेंज करो। वो हमारे पास ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है। तो मैं आपको एक बेस्ट मेथड बताऊंगा जो कि React.js के अंदर आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए और तभी आप React डेवलपर ही बनोगे। वैसे तो आप अगर इसके अंदर भी आपने हार्ड कोड ही करना है फिर आपको React यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, फिर आप HTML CSS के साथ ही काम करो। तो आप कंपोनेंट के अंदर आओ, कंपोनेंट के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करो और इसको आप नाम दे दो अबाउट दे दो या स्किल दे दो, जो भी देना चाहो। इसके अंदर आप फर्स्ट जो है वो फाइल क्रिएट करेंगे, उसको हम नाम दे देंगे स्किल डाटा .jsx, ठीक हो गया। और सेकंड आप इसके अंदर फाइल क्रिएट करोगे जिसको आप स्किल्स बोल दो या अबाउट अस बोल दो, अबाउट अस या आप about.component.jsx, ठीक हो गया। और एक आप इसके अंदर फाइल क्रिएट करोगे इसको स्टाइल करने के लिए, तो style.css। अब सबसे पहले जो हमारे पास स्किल डाटा है इसके अंदर हम जो डाटा उसको लगाएंगे। इसके अंदर हमने कौन सा डाटा लगाना है। अब अगर आपको बताऊं कि स्किल के अंदर आपके पास कौन सा डाटा, तो आपके पास है इसकी स्किल जिस तरह से HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसको हमने इस तरह से इसके अंदर लगा देना है। तो मैं आपको पहले यहाँ से बताता हूँ कि आप यहाँ पे एक लोग कॉन्स्टेंट, उसको हम नाम दे दो कि ये मेरे पास है स्किल डाटा। इसको आप आगे इक्वल करो और यहाँ पे आप ले लो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट्स जिसके हम बोलते हैं, मतलब आप इसे ब्रैकेट्स ही बोलते हो, जिसके अंदर आप एरे वाला डाटा लेना हो तो आप इसको इस्तेमाल करते हो। फिर आप इस तरह से ऑब्जेक्ट लोगे और ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपने डाटा जो अपना वो देना है। तो मैं इस तरह से इसको पेस्ट करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाटा को कॉपी किया हुआ है। सिंपली आपने क्या करना है, इस तरह से आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है HTML, फिर उसके बाद कि आपको कितनी परसेंटेज आती है, फिर एक को आपने कॉपी करके नीचे पेस्ट करते जाना है
और इसकी परसेंटेज आपने चेंज करते जाना है। और यही परसेंटेज जो है वो हम इसकी CSS के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। अब हमें हर दफ़ा इसकी जो एलिमेंट है उसको CSS नहीं अप्लाई करना पड़ेगी, एक ही दफ़ा हमने जो परसेंटेज यहाँ पे लगाई है इसी परसेंटेज को हमने इसकी स्टाइल विड्थ वाली प्रॉपर्टी के ऊपर सेट कर देना है। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे आप लिखोगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और जो आपने ऊपर वेरिएबल का नाम दिया है ना, ये स्किल डाटा, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको लगा दोगे। फिर आपने जाना अबाउट कंपोनेंट के अंदर। अब अबाउट कंपोनेंट के अंदर आपने पहले इसको कॉल करना है, कॉल करने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम पहले अबाउट कंपोनेंट को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको देंगे कांस्टेंट और अबाउट अस इज इक्वल टू, फिर जिस तरह से आप जो एरो फंक्शन है वो आप लेते हो, एरो फंक्शन यहाँ पे उसको सेट किया। इसके अंदर आप रिटर्न एट्रीब्यूट जो इसकी मतलब मेन चीज़ है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट अबाउट अस, ठीक हो गया यहाँ पे। अब जो आपने वहाँ पे फंक्शन लगाया आप इसको इंपोर्ट करोगे, उसका हमने नाम रखा था स्किल डाटा, तो इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया ये वाला। अब इसके अंदर जो डाटा है हमने इसके अंदर मैप करना है। तो ये आपके पास रिटर्न वैल्यू लगी हुई है ना, इसके अंदर आप ले गो एक सेक्शन का टैग, यहाँ पे सेक्शन का टैग लिया। अब इस जो सेक्शन का टैग है इसको हम दोबारा लेते हैं क्योंकि इसका हमने कंप्लीट नहीं किया। फिर आप लेंगे सेक्शन, और सेक्शन के अंदर आप एक लोगे एक डिव, उसका आपने क्लास लगा देनी है कंटेनर, और सेकंड आप इसके अंदर क्लास लोगे माई स्किल्स। फिर आपने 2 इसके अंदर लगा दी। फिर एक आप डिव लोगे, उसका आप क्लास लगा दोगे स्किल। अब स्किल्स के अंदर आप लोगे एक H3 का टैग, जिसको आप नाम दोगे माई स्किल्स। और फिर आप इसके नीचे आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लेनी है। करली ब्रैकेट्स लेने के बाद स्किल डाटा जो आपने ऊपर कॉल किया स्किल डाटा डॉट मैप, और मैप के अंदर आप क्या करोगे, इसको पास करोगे आइटम एट्रीब्यूट। और यहाँ पे आप फिर जिस तरह से आप एरो फंक्शन लगाते हो, लेकिन जब भी आपने डाटा को मैप करना होता है ना, तब आपने यहाँ पे छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करना। आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना, आपने यहाँ पे पेरेंथेसिस का इस्तेमाल करना। फिर इसके अंदर आप अपना सारा डाटा जो है वो लिख लोगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिव लेंगे और डिव को हम क्लास लगा देंगे माई स्किल्स। तो यहाँ में उसको लगा देते हैं क्लास, बल्कि इसको हम लगा देते हैं स्किल आइटम, स्किल और अंडरस्कोर आइटम। फिर इसके अंदर आप एक डिव लोगे तो फिर डिव की बजाय आप लोगे स्पैन का टैग, और इसको आपने क्लास लगा देनी है लेबल, और लेबल के अंदर आप पास कर दो आइटम, और साथ में जो टाइटल आपने वहाँ पे एट्रीब्यूट सेट किया उसको आपने कर दिया। यहाँ पे जो आपने यहाँ पे टाइटल सेट किया हुआ है ना, ये स्किल डाटा के अंदर, इसको आपने यहाँ पे लगा दिया। फिर इसके बाद आपको एक डिव चाहिए परसेंटेज के लिए, तो आप सिंपली यहाँ पे एक स्पैन का टैग लो, और स्पैन के टैग को आप क्लास लगा दो परसेंटेज, और परसेंटेज के अंदर आप लो यहाँ पे आइटम डॉट परसेंटेज, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। फिर इसके नीचे हमें एक और डिव चाहिए, यहाँ पे एक और हम डिव लेंगे और इसको हम क्लास लगा देंगे स्किल क्लास लगाई, और स्किल के अंदर हम एक डिव लेंगे जिसको हमने क्लास लगा देनी है प्रोग्रेस। इसके अंदर हम अपना जो प्रोग्रेस बार है उसको रन करना है, और यहाँ पे हम इसके ऊपर स्टाइल प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पे स्टाइल प्रॉपर्टी, और स्टाइल के ऊपर हम लगा देंगे यहाँ पे इसकी विड्थ के ऊपर परसेंटेज को सेट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे विड्थ, और इसको आप यहाँ पे फिर डबल कोट्स, फिर सेमीकोलन, फिर यहाँ पे $साइन लगा के आप यहाँ पे पास कर दो आइटम डॉट परसेंटेज की जितनी भी आइटम की परसेंटेज है वही इसकी बन जाए विड्थ। तो ये हमने इसको लगा दिया। अभी आपकी आलमोस्ट इसकी कोडिंग सारी कंप्लीट होगी। और ये जहाँ पे आपने लिया ना अब स्किल, आपका ये एंड हो रहा, मतलब यहाँ पे हमारे पास हमने एक कंटेनर लिया था स्किल वाला, जिसके अंदर हमने एक डिव ली माई स्किल्स के नाम से, और फिर हमने इसके अंदर एक और डिव लेनी है डाटा के नाम से, जिसके अंदर हमने अपना डाटा लिखना है। तो इसके बाहर आओ, और यहाँ पे आप लो एक डिव, यहाँ पे आपका सेक्शन, और सेक्शन के अंदर एक कंटेनर के अंदर ये हमारे पास आ रही है। तो यहाँ पे हम एक और डिव लेंगे जिसको हमें क्लास लगा देनी है, हम लगाएंगे इसको अबाउट इन्फो, जिसके अंदर हमने अपनी अबाउट की इन्फॉर्मेशन डालनी है, अबाउट और अंडरस्कोर इन्फो यहाँ पे, और इसको आप कट करो और इसके ऊपर आप लगा दो। यहाँ पे आपकी ये कर्ली ब्रैकेट एंड हुई,
यहाँ पे आपका डाटा मैप हो रहा है, मैप होने के बाद ये div और इसके बाद आप इसको लगा दो यहाँ पे। इसके अंदर हम लिख लेंगे h3 का टैग। h3 के टैग के अंदर हम लिखेंगे अबाउट अस या माई स्केल, जो भी आप लिखना चाहो। हम यहाँ लिख लेंगे अबाउट अस, और इसके नीचे हम लेंगे एक पैराग्राफ का टैग जिसके अंदर हमने अपना पैरा लिखना है। जो आपके पास पैरा है इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो। फुल हम इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी करने के बाद हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा इसका ऑलमोस्ट जो HTML का पार्ट है वो सारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसकी स्टाइलिंग की तरफ आना है, लेकिन स्टाइलिंग से पहले हम इसको app.jsx के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट और अबाउट, तो ये हमने अबाउट अस आ गया, और जहाँ पे आपका हेडर कंपोनेंट आ रहा है ना, इसी के नीचे आप इसको इंपोर्ट कर दो। यहाँ पर हमने इसको लिंक कर दिया। अब अगर हम पेज के अंदर चेक करेंगे तो हमारे पास ये डाटा इस तरह से आएगा। हमारा अबाउट अस सेक्शन भी आ रहा है, और बाकी जो हमने वहाँ पे परसेंटेज और बाकी डाटा लिखा हुआ है वो सारा भी हमारे पास ये आ रहा है। ये परसेंटेज के हिसाब से सारा डाटा आ रहा है। अब इसको हमने स्टाइल करना है। तो स्टाइल करने के लिए सिंपली आपने आ जाना है स्टाइल और सीएसएस के अंदर, जो हमने इसके अंदर फाइल क्रिएट की थी। इसको हम क्लोज कर देंगे क्योंकि अब हम काम कर रहे हैं अबाउट के अंदर। ये अबाउट की जो स्टाइल और सीएसएस की फाइल है, इसको पहले आप लिंक कर दो। उससे पहले हम इसके जो बाकी चीज़ें वो सारी क्लोज कर देते हैं, अबाउट कंपोनेंट, और यहाँ पे हम करेंगे सीएसएस को लिंक इंपोर्ट और .style.css। अब style.css के अंदर सिंपली आप सिलेक्ट करो यहाँ पे अबाउट को, यहाँ पे हम सेक्शन डॉट अबाउट अस अंडरस्कोर अस, क्योंकि हमने अबाउट अस ये वाली क्लास लगाई हुई है। इसको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये हमने, बल्कि इसको हमें क्लास लगानी है। क्लास हम इसको लगा देंगे अबाउट अंडरस्कोर अस, कि हमारा अबाउट अस का सेक्शन है। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे, ताकि हमारी क्लास का जो है वो चेंज ना हो। विड्थ इसको हम कर देंगे 100%। साथ में हम इसको लगा देंगे पैडिंग उसको हम कर देंगे 4 rem और 0। फिर उसके बाद सेक्शन के अंदर डॉट अबाउट अस, और ये जो हमने ऊपर डिव लगाई है, फिर इसके अंदर माई स्किल्स वाली जो डिव है उसको हम कॉपी करेंगे। ये वाली माई स्किल्स इसको हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे इसको भी हम कॉल कर लेते हैं डॉट माई स्किल्स। इसको हम लगा देंगे डिस्प्ले इसका फ्लेक्स, और साथ हम लगा देंगे गैप इसको लगा देंगे 50 पिक्सल। फिर इसके अंदर सेक्शन के अंदर डॉट अबाउट अस, जो हमने ऊपर ड्यू ली हुई है, ये वाली अबाउट अस, उसको कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया अबाउट अस। और इसके अंदर हमारे पास एक डिव है माई स्किल्स 1, जो मैंने ऊपर लगाई है। इसके अंदर भी हमारे पास एक डिव है स्किल्स के नाम से, तो यहाँ पे स्किल्स वाले को कर लेंगे, और स्किल्स के अंदर आप लगा दोगे इसको फ्लैक्स को आप लगा दोगे 50%। ठीक हो गया। और फिर आपका जो अबाउट इन्फो है उसको भी आप लगा दो 50%। उसके लिए आप यहाँ पे सेक्शन के अंदर डॉट अबाउट अस, जो ऊपर आप ये सारा लिख रहे हो, यहाँ पे माई स्किल और जाता है, इसको आप लगा दो। फिर इसके अंदर आपने लगाना है ये इन्फो वाला, यहाँ पे अबाउट इन्फो, इस क्लास को कॉपी किया और यहाँ पे इसको भी हम कॉल कर लेंगे। इसको भी आप लगा दो यहाँ पे फ्लैक्स, इसको भी आप फ्लैक्स लगा दो यहाँ पे 50% तक। इसका फ्लैक्स भी हमारे पास 50% आ जाए। फिर इसके अंदर हमारे पास h3 का टैग है हमारे स्किल्स के अंदर, दोनों के अंदर, तो उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर आपने ऑलरेडी इसको किया हुआ है। थोड़ी सी हम इसके ऊपर ना पैडिंग सेट कर लेते हैं, ये हमारे पास जो सेक्शन है इसके ऊपर, ताकि थोड़ी सी इनके दरमियान स्पेस बन जाए। तो इसको हम यहाँ पे पैडिंग इसका ऑलरेडी लगाई है 4 rem, 4 की बजाय इसको मैं करता हूँ 9 rem। अब इसको लगाएंगे। अब थोड़ी सी स्पेस हमारे पास ज़्यादा आ रही है, थोड़ा सा कंटेंट और अच्छे से नज़र आ रहा है। अब अबाउट इन्फो के नीचे हमारे पास जो लेबल का टैग उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लेबल, और लेबल को हम करेंगे कलर इसका हमारे पास होगा वेरिएबल के अंदर वाइट कलर -वाइट कलर, और साथ में फॉन्ट साइज़ 1.5 rem, और विड्थ इसका वो करेंगे 50%, और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया। अब इसको अगर हम चेक करें तो हमारे पास ये जो लेबल के टैग हैं वो थोड़े से स्टाइल हो गए। अब इसके नीचे हमारे पास परसेंटेज है, तो हम परसेंटेज को भी स्टाइल करेंगे कि इसके अंदर जो परसेंटेज हमने बनाई की है, तो इस क्लास को हम कॉपी करेंगे यहाँ से, स्टाइल और सीरीज के अंदर है, वो याद लगाएगा डॉट परसेंटेज। यहाँ पे इसका हम कलर लगा देंगे यहाँ पे वेरिएबल और वाइट कलर, और टेक्स्ट लाइन इसका हम कर देंगे यहाँ पे राइट, इसका टेक्स्ट हमारे पास राइट की तरफ चला जाए, और डिस्प्ले
स्पेस कम कर देंगे यहाँ पे इन लाइन ब्लॉक, इन लाइन ब्लॉक, और इन लाइन ब्लॉक के अंदर आप इसको विड्थ लगा दोगे 50%, ताकि आपका ये कंटेंट भी 50% पे चला जाए। एक साइड पे आपकी स्किन आ जाएगी और दूसरी साइड पे आपका परसेंटेज चला जाएगा। फॉन्ट साइज का लगा देंगे 1.5 REM। सेव करेंगे, आप इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। एक साइड पे हमारे पास परसेंटेज चलेगी और एक साइड पे हमारे पास जो हमारे स्किल्स हैं वो आ गए। और इसको भी आप टेक्स्ट लाइन यहाँ पे इसको हम राइट इसकी, और इसको हम बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखते हैं। रेड किया और नो, ठीक हो गया। और इसका जो डिस्प्ले है ना, आप इन लाइन ब्लॉक कर दो ताकि आपका कंटेंट इस साइड पे रहे, ठीक हो गया। और अब इसका ये बैकग्राउंड भी आप डायरेक्ट ख़त्म कर दो। अब इसके जो नीचे हमारे पास प्रोग्रेस है, तो हम प्रोग्रेस को स्टाइल करेंगे। तो सिंपली आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है डॉट स्किल्स को, डॉट स्किल्स के अंदर जो आपके पास प्रोग्रेस आ रही है, यहाँ पे प्रोग्रेस, उसको सिलेक्ट किया और उसका भी यहाँ पे विड्थ लगा दोगे 80%, 80%। और बैकग्राउंड कलर आप उसका लगा दोगे वेरिएबल ब्लू, -CLR मतलब कलर। और इसके अंदर आप हाइट इसको लगा दोगे 10 पिक्सल, हाइट 10 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस आप इसको लगा दोगे 10 पिक्सल, ताकि थोड़े से इसके जो कॉर्नर्स हैं वो भी आपके पास राउंडेड बन जाए। अब इस जो आपका स्किल है ना, ये वाला स्किल, एक आपने यहाँ पे डी स्किल के अंदर प्रोग्रेस है, तो ये इसका जो पेरेंट है उसको भी हम स्टाइल करेंगे। इसका हम विड्थ कर देंगे 100%, जो भी हमारे पास इंटायर विड्थ मौजूद है। हाइट इसका हम कर देंगे 150 15 पिक्सल। फिर बैकग्राउंड कलर, इसके ऊपर हम बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे वाइट वाले। ये हमने वाइट को सिलेक्ट कर लिया। फिर हम इसको लगा देंगे यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स, और साथ में हम इसको लगा देंगे अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर, और पैडिंग इसको हम कर देंगे 5 पिक्सल। सेम किया, आप चेक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से स्टाइल हो गया। अब इसके ऊपर हम बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हम करेंगे बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे 30 पिक्सल। सेव करेंगे तो ये हमारे पास सर्कुलर बन जाएगा। अब थोड़ा सा इसको मार्जिन दे देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस जो है वो बन जाए। तो सिंपली हम यहाँ पे आएंगे और इसकी जो पेरेंट है ना हमारे पास, ये इसकी लाइट वाला, इसको हम यहाँ पे जो है ना मार्जिन वो हम लगा देंगे। यहाँ सेलेक्ट करेंगे और स्किल आइटम, मार्जिन इसका हम लगा देंगे 3 REM और 0, ताकि हमारे पास काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाए। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर जो हमारे पास है ना प्रोग्रेस वाला, तो इसके ऊपर हमने बैकग्राउंड कलर अप्लाई तो किया है, लेकिन ये पास नहीं लगा। तो यहाँ बैकग्राउंड कलर और यहाँ इसको आप करो सेव करेंगे। तो आई थिंक ये क्लास हमने सही से सिलेक्ट नहीं की, तो ये हमने क्लास के यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर ठीक हो गया। अब इसको चेक करेंगे तो ये आपके पास आ गया। जितनी आपकी परसेंटेज है उसके हिसाब से इसने अपनी विड्थ जो है वो कंटेन कर दिया। इसको सेव करेंगे, अब देखेंगे आपके पास सेम तरह से आ जाए। अब जो आपको परसेंटेज सेट करनी है, जितनी आपने इसके अंदर वैल्यू सेट करनी है, जिस तरह से अगर आप इसके अंदर ये कोई आइटम बढ़ाना चाहो, तो सिंपली आपने क्या करना है, ये जो आपके पास है ना ये स्किल डाटा, इसी का कोई डाटा आप यहाँ से कॉपी करके नीचे आप इसकी जितनी दफ़ा पेस्ट कर दोगे, आपका डाटा उतनी दफ़ा ऐड हो जाएगा। उतनी आपके पास ये जो प्रोग्रेस बार है वो बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। जितनी आप परसेंटेज लगा दोगे उतनी परसेंटेज के साथ ये विड्थ को भी कंटेन कर लेंगे। लेकिन चूँकि हमने इसको नहीं लगाना इस तरह से, हमने इस तरह से इसको रहने देना है। ठीक हो गया, यहाँ पे सेव किया और भी वापस जाता है तो हम यहाँ पे इसको भी हम ऊपर से हटा दें। सेव किया और ठीक हो गया यहाँ तक। अब आपका ये जो अबाउट अस और माई स्किल वाला सेक्शन है वो भी स्टाइल हो गया। अब हमने इसको रिस्पॉन्सिव करना है, तो इसको रिस्पॉन्सिव करना बहुत ही आसान है। सिंपली आप CSS के अंदर आओ और यहाँ पे आप लगाओ मीडिया क्वेरी, यहाँ पे आप लगाओ @media स्क्रीन, और यहाँ पे आप लगाओ एंड के अंदर मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम डैश विड्थ, और मैक्सिमम विड्थ के अंदर आप लगा दो 768 पिक्सल यहाँ पे। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपका जो सेक्शन है उसका सिलेक्ट करो, डॉट अबाउट अस जो आपने ऊपर यहाँ पे किया हो, तो सिंपली आप हम इसमें से किसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे अबाउट अस, और इसके अंदर हमारे पास जो माई स्किल्स वाला है डॉट माई स्किल्स, उसका हमने सेलेक्ट किया और सिर्फ आपने इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन कर देनी है कॉलम, दैट्स ऑल। सेव करोगे और अगर आप मोबाइल के ऊपर चेक करोगे तो ये आपका
रिस्पॉन्सिव भी होगी, आपकी ये जो स्किल्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिव होके शो हो रही है, और आपका अबाउट अस जो पैराग्राफ है वो भी रिस्पॉन्सिव हो रहा है। अभी ये जो आपका अबाउट अस है, इसका अभी जो टेक्स्ट लाइन है वो भी शायद सेंटर कर दो, ताकि आपका थोड़ा सा जो कंटेंट है वो और ज़्यादा अच्छे से आए। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे, और ये हमारे पास दी हुई अबाउट इन्फो वाले, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके सिंपली हम लगा देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। बूम, हम चेक करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। अब थोड़ा सा आपके पास टेक्स्ट जो है वो और अच्छे से विजिबल है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक आपकी कोडिंग कंप्लीट हो गया, आपको पता चल गया कि किस तरह से हमने इसके अंदर जो पैराग्राफ है या माई स्किल वाला सेक्शन है उसको आपने रिस्पॉन्सिव करना है। अब माई स्किल वाला हमारे पास हो गया सेक्शन। अब थर्ड हमारे पास सेक्शन है इसका माई प्रोजेक्ट्स। तो अब हम माई प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं कि आपने माई प्रोजेक्ट्स को किस तरह से बनाना है। अब ये हमारे पास माई प्रोजेक्ट वाला सेक्शन, या इससे आप पोर्टफोलियो सेक्शन बोल सकते हो, वो रह गया। अब इसको क्रिएट करने के लिए आप अगेन आओगे VS कोड के अंदर, और आपके जितने भी टैब्स हैं वो सब को आप क्लोज कर दो। जस्ट ऐप डॉट, बल्कि ऐप डॉट यस को भी आप क्लोज कर दो, और यहाँ पे अपने टैब को ऊपर यहाँ पे कर दो। फिर आप कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करो, इसको आप नाम दे दो पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे इसको मैं नाम दूंगा पोर्टफोलियो। ठीक हो गया, यहाँ पे पोर्टफोलियो। इसके अंदर हम पहली फाइल क्रिएट करेंगे पोर्टफोलियो डाटा डॉट JSX। फिर सेकंड हम इसके अंदर फाइल क्रिएट करेंगे, उसका हम नाम देंगे पोर्टफोलियो डॉट कंपोनेंट डॉट JSX। और एक हम फाइल क्रिएट करेंगे इसके अंदर CSS की, तो यहाँ हम लिखेंगे स्टाइल डॉट CSS। अभी जो आपका है ना पोर्टफोलियो डाटा, इसके अंदर आपने ये डाटा पास कर देना है, जिसके अंदर आपके पास प्रोजेक्ट, जिस तरह से मैंने आपको लास्ट जो सेक्शन था उसके अंदर बताया कि किस तरह से आपने माई स्किल्स का जो डाटा वो आपने रखना है JSON फॉर्मेट के अंदर। सेम इस तरह से आपका जो प्रोजेक्ट वाला मतलब कोड है उसको भी आपने लिखना है, जो आपका डाटा वो भी आपने JSON फॉर्मेट के अंदर लिखना है। क्योंकि अगर आपको इन फ्यूचर डाटा को चेंज करना पड़ता है तो आप जस्ट इस फाइल को चेंज करो, इस फाइल के अंदर जो डाटा उसको आप चेंज करो, आपका ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड पे चेंज होगा, और आपको ज़्यादा डिव्स और ये वो चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं। और अगर आप आगे चल के कोई स्लाइडर लगाते हो तो वो भी आपके लिए इसके अंदर आसानी रहेगी, क्योंकि डाटा आपका यहाँ से आ रहा होगा, बस आपने एक दफ़ा उसका जो मेन सेक्शन है उसको आपने एक दफ़ा सेट कर देना है। ठीक हो गया। अब आ जाओ पोर्टफोलियो कंपोनेंट के अंदर। आप पोर्टफोलियो आपका जो कंपोनेंट है इसके अंदर आप यहाँ पे लगाओगे कॉन्स्टेंट, इसको आपने नाम देना है माई प्रोजेक्ट्स इक्वल करो यहाँ पे करली ब्रैकेट, जिस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप कर दो एक्सपोर्ट माई प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट माई प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट का कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर एक सेक्शन लेंगे, और इसको आपने क्लास लगा देनी है पोर्टफोलियो सेक्शन, पोर्टफोलियो अंडरस्कोर सेक्शन। और इसके अंदर हम एक और डिव लेंगे, जिसको हमने क्लास लगा देनी है कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हम लिख लेंगे H3 का टैग, यहाँ पे H3। और इसके अंदर आप लिख देंगे माई प्रोजेक्ट्स। ठीक हो गया। और इसके नीचे हम एक और डिव लेंगे, जिसको हमने क्लास लगा देनी है माई प्रोजेक्ट्स। और ये ऊपर हमने माई प्रोजेक्ट्स इसके अंदर टेक्स्ट लिया, फिर हम डिव लेंगे जिसको हमने क्लास लगा देनी है माई प्रोजेक्ट्स यहाँ पे। और इसके अंदर हम यहाँ पे अपना जो डाटा उसको मैप कर लेंगे। तो जो आपने वहाँ पे लगाया हुआ था उसको अब यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे, इंपोर्ट और डाटा माई प्रोजेक्ट डाटा। ये आपका प्रोजेक्ट डाटा नीचे आ भी रहा है, अगर आपको दिखाऊँ प्रोजेक्ट डाटा, इसको हमने यहाँ पे किया, और इसको हम यहाँ पे कर लेंगे मैप। तो मैप करने के लिए सिंपली हम इसको यहाँ पे लिखेंगे .map, और मैप के अंदर आप यहाँ पे आइटम को पास कर दिया यहाँ पे। ठीक हो गया। और जब भी आपने मैप का इस्तेमाल करना तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे छोटे ब्रैकेट्स का। फिर आप इसके अंदर एक डिव लगाओ यहाँ पे, और इस डिव को आप नीचे क्लोज कर दो। ठीक हो गया। और इस जो डिव है ना, इसका क्लास लगा दो प्रोजेक्ट। और इसके अंदर आए एक आप लो प्रोजेक्ट की इमेज के लिए, तो यहाँ पे आप डिव लो जिसका क्लास लगा दो प्रोजेक्ट और अंडरस्कोर पिक। इसके अंदर आप ले एक इमेज का टैग यहाँ पे, और इमेज के SRC के अंदर आपने
इसका सोर्स देना है, तो यहाँ पे हम लिखोगे आइटम डॉट ये आपका इमेज। ठीक हो गया। अब जो भी आपका इमेज का वहाँ पे यूआरएल बनेगा आप इसको यहाँ पे कॉल कर लोगे। फिर यहाँ पे एक h4 का टैग और इसके अंदर आइटम डॉट टाइटल, तो यहाँ पे आपका टाइटल इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके नीचे हमें एक पी का टैग चाहिए, तो यहाँ पे आप पी का टैग को सिलेक्ट करोगे। पी के टैग के अंदर आप लिखोगे सेम उस तरह से आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, तो आपकी डिस्क्रिप्शन इसके अंदर प्रिंट हो जाएगी। फिर आपका जो पी का टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है ना, उसके बाद आप एक का टैग लो और इसके अंदर आप यहाँ पे जस्ट एक का टैग लगा लो। इसको आप यहाँ पे क्लास लगा दो, इसको आप क्लास लगा दो BTN और इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख दो मोर। ठीक हो गया। तो ये आपने कंपोनेंट लगा लिया, इसके अंदर जो डाटा था वो आपने सारा मैप कर लिया। अब जस्ट हमने इसको स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने से पहले हम इसको लिंक कर लेते हैं ऐप कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम ऐप के अंदर आए और यहाँ पे हम लिखेंगे पोर्टफोलियो, नीचे हमारे पास सजेशन आ जाएगी पोर्टफोलियो। यहाँ पे अगर आप इसका नाम हम देखें तो ये हमारे पास है माई प्रोजेक्ट, तो हम माई प्रोजेक्ट को यहाँ पे लिंक करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माई प्रोजेक्ट और इसका हम यहाँ पे जहाँ पे आपका आ रहा है ना ये अबाउट अस वाला, अबाउट अस के नीचे हम इसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे। कॉल किया आप चेक करेंगे तो हमारा डाटा रफ सा आ रहा होगा। ये हमारे पास नीचे पूरा माई प्रोजेक्ट वाला डाटा बिल्कुल रफ सा आ रहा है। तो इसको हमने अब स्टाइल करना है, तो सिंपली आप आओगे CSS फाइल के अंदर। इस CSS फाइल को आपने पहले ये जो आपका पोर्टफोलियो कंपोनेंट है इसके अंदर लिंक कर लेना है। तो यहाँ पे आप करोगे इंपोर्ट, इंपोर्ट के अंदर आप लिखोगे यहाँ पे ./style.css। अब ये जो style.css है इसके अंदर आओ और यहाँ पे आप लिखो पोर्टफोलियो सेक्शन। तो सिंपली आप इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लो इसकी क्लास का और यहाँ पे इसको कर लो। ठीक हो गया। पोर्टफोलियो सेक्शन, इसको आप लगा दो फ़ॉन्ट साइज़, बल्कि इसके अंदर हमने जो H3 का टैग है पहले उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे उसको हम करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ 3.2 REM, 3.2 REM और साथ हम इसको लगा देंगे मार्जिन बॉटम वो हम इसको लगा देंगे 2 REM, मतलब 20 पिक्सल। फिर इसके अंदर हमारे पास माई प्रोजेक्ट वाली डिव उसका हम सिलेक्ट करेंगे डॉट माई प्रोजेक्ट। तो ये हमारे पास आ रही माई प्रोजेक्ट वाली डिव, इसको हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पे इसको हमने लगा देना डिस्प्ले फ्लैक्स, ताकि जितना भी हमारे पास कंटेंट है वो सारा हमारे पास एज अ फ्लैक्स आ जाए। और फिर गैप इसको हम देंगे 5 REM। 5 REM का मतलब है 50 पिक्सल। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास पिक आ रही है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट सेक्शन और डॉट माई प्रोजेक्ट के अंदर डॉट माई प्रोजेक्ट पिक। इस पहले इस क्लास को हम कॉपी करेंगे, कॉपी किया फिर आएंगे style.css के अंदर और यहाँ पे उसको हम लगा देंगे। इसका हम करेंगे यहाँ पे हाइट विड्थ सेट, हाइट से हम करेंगे 200 पिक्सल और फिर हम करेंगे इसको विड्थ 100%। साथ में इसको लगा देंगे मार्जिन 0 ऑटो, मार्जिन 0 और बल्कि इसको हम लगा देंगे बॉर्डर ताकि आपको विजिबल हो। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और साथ हम इसको लगा देंगे यहाँ पे वाइट। ठीक हो गया। और अब इसके अंदर हमारे पास इमेज का टैग है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इमेज को सेलेक्ट किया, इसके हम करेंगे हाइट 100% और साथ में हम कर देंगे विड्थ भी 100%। ठीक हो गया। फिर इसके नीचे हमारे पास आ रहा है H4 का टैग, तो उसको हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट H4 का टैग और इसको हम करेंगे फ़ॉन्ट साइज 2.2 REM और साथ में हम पैडिंग इसको हम करेंगे 1 REM और 0। ठीक होगा। फिर इसके नीचे हमारे पास पी का टैग है तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे इसके अंदर पी का टैग और इस पी के टैग को हम करेंगे फ़ॉन्ट साइज 1. पी का टैग और फ़ॉन्ट साइज हम करेंगे 1.4 REM। ठीक हो गया। और यहाँ पे और अब इसके अंदर हमारे पास एक है ए का टैग, बल्कि ये हमारे पास प्रोजेक्ट वाली डिव नहीं, जस्ट हमने यहाँ तक आनी पिक तक नहीं माई प्रोजेक्ट तक। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसके अंदर हमारे पास ए का टैग है जिसके ऊपर हमने बटन लगाया हुआ है, तो हम करेंगे पैडिंग 1 REM टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 3 REM ताकि थोड़ा हमारे पास चौड़ा बटन हो। बैकग्राउंड कलर इसका हम करेंगे वेरिएबल और ब्लू वाला कलर हम इसके ऊपर लगा देंगे, ब्लू CLR मतलब ब्लू वाला कलर। फिर फ़ॉन्ट कलर इसको हम सेट करेंगे तो वो भी हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे white-CLR। फिर हम इसको लगा देंगे मार्जिन इसको हम कर देंगे टॉप बॉटम से 2 REM और लेफ़्ट राइट से 0। ठीक हो गया। और फिर हम इसको कर देंगे यहाँ पे
डिस्प्ले इसका हम कर देंगे इन लाइन ब्लॉक, और बॉर्डर रेडियस हम इसका कर देंगे 1 rem। कर्सर इसका हम कर देंगे यहाँ पे पॉइंटर, और ट्रांजिशन इसके ऊपर हम लगा देंगे 0.2 सेकेंड और ईज इन आउट। ठीक हो गया। फिर इसका जो बॉर्डर है उसके ऊपर हम कलर लगा देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और वेरिएबल, और ये ब्लू कलर हमने लगा दिया। फिर इसके ऊपर हम होवर करेंगे, जब इस बटन के ऊपर हम होवर करें तो ये वाली स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई हो। होवर किया, यहाँ पे होवर के ऊपर इसका बैकग्राउंड कर देंगे ट्रांसपेरेंट, और बॉर्डर कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे बॉर्डर इसका बल्कि बॉर्डर हमने ऑलरेडी इसके ऊपर लगाया हुआ है, जस्ट फॉन्ट कलर इसका हम चेंज कर देंगे। तो फॉन्ट कलर हमने लगा दिया ब्लू वाला। अब सेव करेंगे, और अगर हम इसको चेक करें, इस बटन को होवर करें तो ये इसके ऊपर होवर इफेक्ट भी आ गया, और ये आपके पास माई प्रोजेक्ट वाला सेक्शन भी अच्छे से स्टाइल हो गया। अब इसके अंदर आपको इमेज लगाओगे तो ये आपकी इमेज अच्छे से लिंक हो जाएगी। तो ऑलरेडी मेरे पास एक इमेज मौजूद है, उसी को यहाँ पर मैं लिंक कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास हेडर सेक्शन के अंदर ये पर्सन वाली इमेज है, तो इसी को मैं पोर्टफोलियो वाले सेक्शन जो है ना, पोर्टफोलियो वाला सेक्शन, इसके अंदर मैं ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पर पोर्टफोलियो वाले सेक्शन के अंदर मूव नहीं, हमने इसको करना कॉपी। यहाँ पे इसको हम करेंगे कॉपी किया पोर्टफोलियो वाला सेक्शन। इसके अंदर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे IMG के नाम से, और इसके अंदर हम कर देंगे इसको पेस्ट। तो ये हमारी इमेज यहाँ पे आ गई। अब इसके अंदर आपने 3 इमेजेस ले लेनी है, मैंने एक इमेज ली ना, आपने 3 इमेजेस ले लेनी है। और यहाँ पे आप इमेज को ऊपर इंपोर्ट करो, यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट और पर्सन IMG फ्रॉम ./ इमेज वाला फोल्डर, और इमेज के अंदर पर्सन .jpg। ठीक हो गया। अब इस वेरिएबल को आप नीचे यहाँ पे कॉल कर दो यहाँ पे, और अब अगर चेक करोगे तो आपके इसके ऊपर इमेज लगी। इसी तरह से आपने बाकी इमेजेस भी लगा लेनी है। यहाँ पे आप इसको कॉपी पेस्ट कर लो, ये आपका सेकंड इमेज बन जाएगी, ये आपकी थर्ड इमेज बन जाएगी। अब ये सेकंड वाले को आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, जो इसका सेकंड वाला है, और थर्ड आपका ये है, थर्ड आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब एक इमेज हम 3 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, आप इसके अंदर 3 अलग अलग सेम इमेजेस लेके उनकी URL चेंज करके फिर आप इनको यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये आपका माई प्रोजेक्ट वाला सेक्शन भी बन गया। आप इसको हमने रिस्पॉन्सिव करना है, तो रिस्पॉन्सिव करना है इसको सिंपली बहुत ही आसान है। जस्ट आपने यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगानी है, @media query, और मीडिया स्क्रीन यहाँ पे आप लगाओगे एंड, और एंड के अंदर मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ के अंदर आप इसको लगा दोगे 768 पिक्सल। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लगा देंगे .my project सेक्शन, और my project सेक्शन के अंदर my projects, और इसको आप कर दोगे यहाँ पे फ्लेक्स सिलेक्शन कॉलम और ग्रिड एरिया गैप। ये आप इसको ग्रिड एरिया की जरूरत नहीं, जैसे इसको हम ये लगा देंगे। और अगर इसको मोबाइल के ऊपर चेक करेंगे यहाँ पे, और ये आपके पास मोबाइल के ऊपर कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव भी बन गया, और साथ में आपके जो डिस्कटॉप वर्जन है वो भी आपका बड़ा अच्छे से आ रहा है। फिर अब इसके अंदर हमने लगाना है ये कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला सेक्शन। ये आपको नीचे फॉर्म वाला सेक्शन आ रहा है, और नीचे आपके पास कॉपीराइट वाला सेक्शन आ रहा है। तो अब हमने इसको लगाना है, इसको लगाना भी बहुत ही सिंपल सा है। अब हम इसका ये कॉन्टैक्ट मी वाला सेक्शन और फुटर सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करना बहुत ही सिंपल सा है, इसका कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आपने ये प्रीवियस सारा कोड मतलब देखा है, अगर आप सारा प्रोजेक्ट देख के आ रहे हो, एक एक चीज़ आपने समझी है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ भी खुद से क्रिएट करना आ जाएगी। लेकिन मैं आपको ये सोर्स कोड अवेलेबल करवा देता हूँ ताकि आप इसको आसानी के साथ कर सको। सिंपली इसके अंदर ये इनपुट्स के टैग है मेरे पास ऑलरेडी ये लगा हुआ है, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं एक ले लूँगा एक और कंपोनेंट वाला फोल्डर, और इसके अंदर मैं लिख दूँगा कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्ट के अंदर हमने जस्ट 2 फाइल्स क्रिएट करनी है। एक आपकी होनी है कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, contact.component.jsx, और सेकंड आप इसके अंदर क्रिएट करोगे style.css, लिखेंगे style.css। अभी आपका कॉन्टैक्ट कंपोनेंट है, इसके अंदर आप इसको पेस्ट कर दो इस कोड को। सिंपली इसके अंदर क्या है, सिंपली आपने फाउंडर सब को इंक्लूड किया जिस तरह से हम पहले कर रहे थे। फिर इसके अंदर FA फ़ोन, FA लोकेशन और FA मेल बॉक्स, जो हमारे पास फाउंड है वो हमने इसके अंदर इंपोर्ट कर लिए। जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस सारे जो कंपोनेंट्स है उसके अंदर समझाया कि किस तरह से आप फॉन्ट्स लगाते हो। फिर आपने इनपुट के टैग लेने हैं, नेम, फिर टेक्स्ट, फिर ईमेल के लिए फिर आपने टेक्स्ट एरिया का टैग लेना है,
और लास्ट पे हमने बटन का टैग ले लेना है और इसको आपने एक फॉर्म वाले डिव के अंदर रैप कर देना। फिर उसके बाद डिटेल्स के अंदर एक डिव लेनी है, डिव के अंदर आपने यहाँ पे स्पैन का टैग, एक स्पैन के अंदर आपने फ़ॉन्ट लिखना है और दूसरे के अंदर आपने इसका फ़ोन नंबर और बाकी जो ईमेल डिटेल्स हैं वो सारी लिखनी है। ठीक हो गया। फिर आपका स्टाइलिंग का कोड है, तो सिंपली ये आपका CSS का कोड है, ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, बिल्कुल सिंपल सा है। आप इसको भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सिंपली आप CSS के अंदर आओ और इसको आप यहाँ पे इंक्लूड कर दो। अब आपका ये कॉन्टैक्ट कंपोनेंट आपने इस तरह से इसको लगा दिया। अब इसको आपने लिंक कर लेना ऐप कंपोनेंट के अंदर। सिंपली आप आ जाओगे यहाँ पे app.jsx के अंदर, यहाँ पे आप कर लोगे इम्पोर्ट और इम्पोर्ट के अंदर आप लिखो दोगे कॉन्टैक्ट कंपोनेंट और ये आपका कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, इसको आप कॉपी करो और नीचे आप इसको यहाँ पे लगा दो कॉन्टैक्ट कंपोनेंट और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। सेव करेंगे, अब इसको चेक करेंगे, यहाँ पे तुम्हारे पास जो नीचे कॉन्टैक्ट मी वाला सेक्शन है वो भी लग गया और ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव भी है क्योंकि जस्ट हमें इसका डिस्प्ले फ्लैक्स और फ्लैक्स डिटेक्शन कॉलम करनी है, तो ये आपका रिस्पॉन्सिव बन जाना है। तो इस तरह से हमने इसको क्रिएट किया। अब इस प्रोजेक्ट की आई होप आपको कंप्लीट समझ आई होगी। जो इसके मुश्किल पार्ट्स थे वो मैंने आपको एक एक चीज़ करके समझाई है और जो इसको ईजी पार्ट था, बस एक ही पार्ट था इसका, ये फुटर वाला कॉन्टैक्ट मी वाला, तो वो मैंने आपको उसका सोर्स कोड अवेलेबल करवा दिया। तो जिन्होंने कंप्लीट वीडियो देखी है उनके लिए सोर्स कोड अवेलेबल होगा और उनको समझ भी आएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पहले दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह।